हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। एसजीपीजीए लखनऊ स्पेशल 10 मार्क्स। और आपने एसजीपीजीए के सिलेबस में देखा होगा कि 10 मार्क्स जो है कोविड से पूछे जाएंगे। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कोविड से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एक कोविड पे एक जबरदस्त कंटेंट आपके साथ शेयर करें। आज का जो ये सेशन होगा, जहां पर एमसीक्यू के साथ में थियरी पोर्शन भी डिस्कस करने वाला हूं, और थियरी पोर्शन में वन लाइनर एमसीक्यू कहां बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट कोविड 19 पे करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। सेशन लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपको तैयार रहना है। हो सकता है कि ये 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक जा सकता है। कोशिश करेंगे एक सेशन में पूरा करने का, जरूरत पड़ी तो एक और सेशन प्लान करेंगे बच्चों, क्योंकि 10 नंबर कोविड वाले यदि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने लर्न कर लिए तो एसजीपीजीआई जो है वो अपना हो जाएगा बच्चों। तो एक बार क्लास को कैरी होने से पहले मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर जरूर करें। ऋषि, छाया, मोहम्मद राशिद, रेशमा, निधि, सुख, सिद्धू, रोहित दादीच, प्रेमता, मानसी यादव, प्रदीप वर्मा, JINCN, सपना गुप्ता, आप सभी का इस JINC का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। सेशन से पहले सफलता के लिए किया गया अपना, सफलता के लिए किए या सफलता के लिए किया गया अपना संकल्प किसी भी दूसरे संकल्प से ज्यादा मायने रखता है। सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी दूसरे संकल्प से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो आप लेते हो, वो आप हार्ड वर्क करते हो, वो संकल्प आपका होता है, सपने आपका होता है, मेहनत आपकी होती है, तो हमेशा सफलता भी तो आपको मिलेगी। तो कई बार हम सोचते हैं यार वो मेरे लिए ऐसा कर दें, वो मेरे लिए पॉजिटिव सोचे, वो मुझे अपने सपने तक पहुंचा दे। ऐसा कभी नहीं होता है। ड्रीम भी आपका है, मेहनत भी आपकी है, पूरा भी आपको करना है। जब सपना पूरा हो जाता है तो उसका जो फीलिंग है वो भी आपको लेना है बच्चों। तो इस पॉजिटिव वाइब के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। और उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर शेयर करूंगा कोविड 19 के इस जबरदस्त सेशन को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले मैंने पुट किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कोविड 19। आज के इस सेशन की पीपीटी का जो कलर है वो भी कोरोना वायरस के कलर जैसा है। तो कोविड 19 इट इज एक्यूट वायरल डिजीज कॉज्ड बाय सारस कोरोना वायरस 2। पहला एमसीक्यू यहां पर आपको मिलने वाला है। मैंने लिखा कोविड 19 जो है, पहली बात तो एक्यूट इंफेक्शन है। दूसरा आपसे पूछेंगे कि कोविड कौन सा इंफेक्शन है, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल और वायरल। तो मेरे बच्चों को लिखना है कि कोविड जो है वो वायरल इंफेक्शन है। कोविड जो है वो वायरल इंफेक्शन है। सेकेंड थिंग, कोविड का जो कॉज है, जिसको हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में भी जानते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि सारस। सारस का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस 2 याद रखना, COV का मतलब होता है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस 2 जो है, जो RNA फैमिली से बिलोंग करता है, यह है नालायक रिस्पॉन्सिबल इस कोविड 19 के लिए। पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चों आपको लिखना है दैट इज अ कोरोना वायरस 2, और इसको हम कहते हैं सारस कोरोना वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ, कि ये आपका जो वायरल डिजीज है, सेकंड जो है सारस कोवी सेकंड के द्वारा स्प्रेड होता है। आज के सेशन में दोनों चीजें मिलेगी, थियरी भी मिलेगी और थियरी के साथ जो है आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। बट एक बात मैं आपको पहले शेयर करता हूं, क्योंकि एक क्लास में ऑलरेडी कोविड पे ले चुका, उस क्लास के कंटेंट को इस कंटेंट में मैंने इंक्लूड नहीं किया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक क्लास में ऑलरेडी कोविड 19 की JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट कर चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये वो क्लास है, ये क्लास है कोविड 19 स्पेशल MCQ क्लास, ऑलरेडी मैं कंडक्ट कर चुका हूं। और लगभग जो है
61K, मतलब 1,61,000 लोगों ने इस क्लास को वॉच किया है। ये क्लास JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। इस क्लास से बहुत सारे ऐसे MCQ है जो आपको सीखने को मिलेगा। आज का सेशन मैं कैरी कर रहा हूं और इस क्लास का लिंक जो है मैं चैट बॉक्स में पुट करवा रहा हूं बच्चों। आप चैट बॉक्स में देखेंगे एक लिंक पुट किया जा रहा है, वो लिंक जो है इसी क्लास का है। तो ये क्लास भी आप जरूर वॉच करना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और ये क्लास अब तक 1,61,000 लोगों ने देखा है। तो इस क्लास के बाद आज वाली क्लास को भी आपके कंटेंट में मैं इंक्लूड करूंगा ताकि दोनों कंटेंट जो है वो आपको कहीं कि 10 नंबर पक्का करने में मदद करेगा। तो ये लिंक आप जरूर फॉलो करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और आज का जो सेशन है वो मैं कैरी कर रहा हूं, ये क्लास देखना मत भूलना, ये क्लास देखना मत भूलना बच्चों। ओके फाइन। तो आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें। 10 मार्क्स कैसे हमें SGPCI लखनऊ में लेने बच्चों, उसके लिए सेशन है। और सेशन में सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली नोवल कोरोना वायरस जो है is transmitted from an animal to the human, then human to an human, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, फिर ये जो है ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। मेरी बात को ध्यान से समझना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं लिखा द नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन। किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? पहले एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। तो ये कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन है? क्या एंथ्रोपोनोसिस बोलते हैं बच्चों? क्या एंथ्रोपोनोसिस बोलते हैं? क्या सेप्रोनोसिस बोलते हैं? सेप्रोनोसिस बोलते हैं? क्या बच्चों जूनोसिस बोलते हैं? जूनोसिस बोलते हैं? या जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट बोलते हैं? जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। मैं ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको बताने वाला हूं। विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कि कोविड जो है, कोविड-19 जो है एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफर हुआ, फिर ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसफर हुआ। तो ये ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ये ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए ये गलती आपने कर ली, मैंने पहले ही कहा है धमाकेदार MCQ है, गलतियां मत करना। गलतियों की संभावना बहुत कम होनी चाहिए बच्चों। और जिन्होंने लिखा है जूनोसिस, जूनोसिस को मैं गलत कर रहा हूं, जूनोसिस को गलत करा, उसका रीजन भी बताऊंगा। मैंने पूछा है पहले एनिमल टू ह्यूमन देन ह्यूमन टू ह्यूमन, दो ट्रांसमिशन है इसमें, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन। मैं आपसे सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन पूछता तो जूनोटिक डिजीज कहलाता, मैं सही मानता। बट इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग है। शुक्रिया शाहरुख खान, थैंक यू सो मच माय डियर। तो दैट इज डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डी क्यों है? जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, मतलब यदि एनिमल को कोई डिजीज है, ह्यूमन को ट्रांसफर हुआ, फिर फर्दर ह्यूमन को ट्रांसफर हुआ, तो पहले जब एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफर हुआ तो इस प्रोसेस को हम जूनोटिक या जूनोसिस डिजीज बोलते हैं। फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ, जिसको हम स्पिल ओवर इवेंट कहते हैं। तो मतलब एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन, दैट काइंड ऑफ प्रोसेस वी कैन से जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। दैट्स क्लियर एवरीवन, दैट्स क्लियर एवरीवन। क्योंकि बच्चे जो है जब एनिमल और ह्यूमन की बात आती है ना तो जूनोटिक वर्ड के पीछे भागते हैं, जूनोटिक वर्ड के पीछे भागते हैं। बट यहां पर अलग है। शुक्रिया पद्मिनी, बिल्कुल आपको पूरी PPT में देखोगे कोविड वायरस दिखेगा, कोविड वायरस दिखेगा आपको। और साथ में वो होली का थोड़ा कलर भी डाला क्योंकि होली आने वाली है, होली आने वाली, तो सारी चीजें जो है आप महसूस कर सके, फील कर सके फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब कुछ टर्म्स जो मैंने पुट किया ध्यान से देखिएगा। एंथ्रोपोनेसिस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन यदि कोई डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को एंथ्रोपोनेसिस बोलते हैं बच्चों, एंथ्रोपोनेसिस बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये टर्म सबको पता है, ये टर्म सबको पता है। दूसरा सेप्रोनोसिस, ये एक वर्ड मैंने यूज किया, ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एबियोटिक एनवायरमेंट लाइक सोइल एंड वाटर, सोइल के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू यदि कोई डिजीज जो है ह्यूमन में ट्रांसफर होता है,
सॉइल के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, और यदि कोई डिजीज ह्यूमन को ट्रांसफर होगा उसको सेप्रोनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोनोसिस कहते हैं। और बाकी जूनोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल यदि मैं कहूं तो आपने सुना बच्चों रेबीज। रेबीज जो है, जो डॉग बाइट की वजह से होता है, जो डॉग बाइट की वजह से होता है, कुत्ता काटेगा। और ये कुत्ता क्या है बच्चों? एनिमल है, एनिमल है। और ये डॉग बाइट की वजह से डेवलप होगा। और एनिमल से किसको डेवलप होगा? ह्यूमन को डेवलप होगा बच्चों। किसको डेवलप होगा? ह्यूमन को डेवलप होगा। और ह्यूमन में क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों? रेबीज डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, दैट इज अ जूनोटिक डिजीज। क्या बोलेंगे बच्चों? जूनोटिक डिजीज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तीनों टर्म्स मैंने आज शुरू से कहा है, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पोर्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, स्पेशली कोरोना के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ, लाइक कौन कौन सी वैक्सीनेशन इंडिया अब्रॉड में बनी, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स थी, कहां क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो बहुत कुछ इस सेशन में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया एवरीवन। आदर्श, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एसजीपीजीए का एग्जाम दे रहे हैं। एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में रहने वाले उस हर पर्सन को इस कोरोना वायरस की जानकारी होनी चाहिए। कौन सी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं, बच्चों में कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं, बड़ों में कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो पूरा नॉलेज जो है इस क्लास के थ्रू आप तक डिलीवर करने की मैं कोशिश करूंगा बच्चों। थैंक यू जोगाराम चौधरी। मैं नेक्स्ट कैरी करता हूं बच्चों। कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ, और यहां लिख रहा हूं बच्चों SGPGI, है ना, पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ, व्हाट इज ए टाइप ऑफ एनवेलप्ड आरएनए वायरस। एनवेलप्ड का मतलब कवर्ड होता है, मैं आगे बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर जब डिस्कस करूंगा। एनवेलप्ड डीएनए वायरस, नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट किया, आप सही आंसर पुट करने की कोशिश करना कि कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज। क्या ये एनवेलप्ड आरएनए वायरस का डिजीज है, क्या ये एनवेलप्ड डीएनए वायरस का है, क्या नॉन एनवेलप्ड डीएनए है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों। अब आप आंसर पुट करने की कोशिश जरूर करिएगा, विच इज द करेक्ट वन। बच्चे कह रहे हैं सर एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। और आपको शायद पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। शुक्रिया भामर सिंह बेरुआ, थैंक यू सो मच। और बच्चों लिखा कि सर ए राइट होगा। मैं बताना चाहता हूं, देखिए आरएनए जो है हमेशा याद रखना, एक आपने सुना डीएनए, डीएनए जो है डबल बाउंडेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है बच्चों। तो पहली बात तो आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। आपने सुना है एचआईवी, एचआईवी क्या कॉज करता है बच्चों? एड्स कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एचआईवी भी जो है वो आरएनए वायरस है। तो ये दोनों आसपास मिलते जुलते एमसीक्यू में आपको बता देता हूं। एचआईवी आरएनए वायरस है, और एग्जैक्टली जो है दूसरा मैंने पुट किया कि यहां पर कोविड जो है वो भी आपका जो है आरएनए वायरस है। तो दैट्स क्लियर एवरीवन। आपसे पूछेंगे कि कोविड 19 का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा कोरोना वायरस कहलाता है? दैट वी कैन से आरएनए। और आरएनए याद रखना एनवेलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज COVID-19. It's clear, everyone? Okay, fine. Sumitra Kumari, very good morning, dear. Jayshu, Anil Gautam, thank you, Anil, शुक्रिया। अवांजलिन जेकब, शुक्रिया अवांजलिन जेकब। संजू, सभी बच्चों को शुक्रिया। नाउ नेक्स्ट वन। अब कुछ मैं थ्योरेटिकल पोर्शन शेयर करता हूं बच्चों, कहां का और एमसीक्यू बन सकता है। मैं लिखा कोरोना वायरस। देखिए कोरोना वायरस क्या, कोरोना वायरस बिलोंग करता है
कोरोना वायरिडे फैमिली। हर एक वायरस का परिवार होता है ना? परिवार आपका भी है, जेएनसी परिवार, बहुत सारे परिवार, बट ये आरएनए डीएनए डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज होती है। तो एग्जैक्टली कोरोना वायरस जो है वो कोरोना वायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने साथ में ये भी मेंशन किया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरोना वायरस का शेप कैसा होता है, क्राउन शेप। मैंने ये फोटो देखना बच्चों, छोटे छोटे कई सारे शेप मैंने पुट किया, ये सभी कोविड वायरस के शेप आपको दिख रहे होंगे। कोविड वायरस के शेप आपको दिख रहे होंगे। शेप पूछेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट इज अ कोरोना वायरस ड्यू टू टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन। एक प्रोटीन सब्सटेंस है जिसको टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। इस प्रोटीन सब्सटेंस की वजह से क्राउन, जैसे आपने सुना राजा महाराजा होते हैं क्राउन पहनते हैं, मिस वर्ल्ड या मिस्टर परफेक्शनिस्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ जो कंपटीशन होते हैं वो क्राउन पहनते हैं, है ना? तो कोरोना ने भी कोशिश की कि मैं भी राजा बन के राज करूंगा, बट भारतीय है, भारत ने वैक्सीन बनाया और उसको मार डाला नालायक को, इसलिए क्राउन शेप का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोरोना जो वायरस है या कोविड डेवलप करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसका शेप कैसा होता है? तो आपको लिखना है कि क्राउन, उसका रीजन लिखा कि टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन की वजह से होता है। दैट्स क्लियर एवरीवन? ओके फाइन, थैंक यू प्रिया। अब मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, सारस कोरोना वायरस 2 का जिक्र कर रहा हूं। एसएसआरएनए वायरस कवर्ड बाय द न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। मैं इसका स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करने वाला हूं। ये जो सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की मैं जब भी जिक्र करता हूं, तो एसएसआरएनए वायरस कवर्ड बाय द न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। डायमीटर आएगा एग्जाम में बच्चों कि कोरोना वायरस का डायमीटर लिखना 62-140, दैट इज 62-140 mm। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सारस को वायरस हैविंग 5 टाइप्स। अब आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कोविड धीरे धीरे कम हो रहा था तो उनके वेरिएंट जो है वो आपको डराने का काम कर रहा था। अलग अलग वेरिएंट का नाम आपने सुना होगा कि 10 दिन 15 दिन बाद आता कि ये नया वेरिएंट आ गया, फिर 20 दिन बाद था ये नया वेरिएंट आ गया, फिर 25 दिन बाद बोला जाता है नया वेरिएंट आ गया। तो ये वेरिएंट जो है कौन कौन से वेरिएंट है विच इज बिलोंग फ्रॉम द कोविड-19, तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी होगा। अल्फा सुना होगा, बीटा सुना होगा, गामा सुना होगा, डेल्टा सुना होगा, बट ओमिक्रॉन तो सुना ही होगा। ओमिक्रॉन तो सुना ही होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आपने कहा ना ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया भारत में, कोरोना फिर से फैल सकता है, ये तो सुना होगा ना। तो दीज आर द 5 ग्रुप ऑफ द वेरिएंट। 5 अलग अलग ग्रुप के वेरिएंट होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा ये गामा आप कई बार सुन चुके, बट ये बदमाश जो है वो ओमिक्रॉन जिसने बड़ा डराया, आपने ब्लैक फंगस के टाइम भी पढ़ा होगा, है ना? ये ओमिक्रॉन बहुत नालायक वायरस था जिसने दोबारा डर पैदा किया कि हम लौट के आ रहे, बट लौट के आने का मौका नहीं मिला, है ना? लौट के आने का मौका नहीं मिला। शुक्रिया प्रतीक्षा, थैंक यू सो मच। तो ये तो बात होगी शेप, क्राउन शेप का होता है। सारस कोवी 2 जो है इरेस्पॉन्सिबल होता है। 60-140 इसका डायमीटर है। 5 टाइप्स का वेरिएंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और दैट इज अ इंपॉर्टेंट वी कैन से ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, है ना? बहुत जोरदार था ओमिक्रॉन, है ना? दैट्स क्लियर एवरीवन? तो वेरिएंट पूछेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऑल आर द वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, अल्फा लिखा होगा, बीटा लिखा होगा, डेल्टा लिखा होगा, एक कोई और नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा डेल्टा गामा और वीकेंड से ओमिक्रॉन। कितने वेरिएंट है बच्चों? 5 वेरिएंट। अवांजलिन जैकब, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट वन। अब एक फोटो दिख रहा होगा बच्चों, है ना? मैंने कहा था एनोलप्ड आरएनए वायरस है, ये है कोविड कोच करने वाला कोरोना वायरस। मैंने लिखा है कोरोना वायरस मेड अप ऑफ द 4 प्रोटीन, कि कितने प्रोटीन से मिलके बना होता है। जैसे मैंने 5 वेरिएंट आपको बताया, तो प्रोटीन की जब मैं बात करूंगा दैट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन। लाइक सबसे पहले मैं बात करूं स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द वायरल सरफेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द होस्ट अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। ये 4 प्रोटीन का मिला होता है, हर प्रोटीन अपना अपना वर्क करता है। यदि मैं बात करूं स्पाइक प्रोटीन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस वन दैट इज अ स्पाइक प्रोटीन की बात करूं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की बात करूं, ये कहां मदद करता है? जैसे ये वायरस
बाय द नोज, बाय द माउथ, विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लंग्स में जाकर के जैसे ये अटैच होता है, अटैच होने के बाद वहां पेनिट्रेशन करने में मदद करता है, और पेनिट्रेशन कैन कॉज इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ स्पाइक, एस प्रोटीन के नाम से प्रोनाउंस होता है। आपसे पूछेंगे कोरोना वायरस कितने प्रोटीन से मिलकर बना होता, तो आंसर लिखना 4 प्रोटीन। मैं चारों का जिक्र करने वाला हूं। पहला मैंने स्पाइक एस प्रोटीन जो है आपके सामने एक फोटो पुट किया है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जहां जैसे कोविड वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो ये बदमाश होस्ट के साथ जाके अटैच होगा और वहां पर पेनिट्रेशन करेगा। क्या करेगा? पेनिट्रेशन। मैं पूरी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि कैसे जाकर के इंफ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज करता है, कैसे जाके आपके बॉडी में सिम्टम डेवलप करता है, माइल्ड क्या होगा, मॉडरेट क्या होगा, सीवियर क्या होगा, कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी जानकारी आज इस लेक्चर के द्वारा आपको मिलेगा बच्चों। यहां पर मैंने लिखा सेकंड मेम्ब्रेन एम प्रोटीन। ध्यान से देखना, जैसे हम थोड़ा अंदर जाएंगे, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये कौन है बच्चों? एम प्रोटीन। कौन है बच्चों? जिसको मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट एम प्रोटीन। देन एनवेलप्ड ई प्रोटीन। ध्यान से देखना बच्चों, एनवेलप्ड जो है दिस वन एनवेलप्ड, और वी कैन से ई प्रोटीन। तो एस एम ई, देन न्यूक्लियोकैप्सिड, देन और थोड़ा अंदर एंटर हुए, that is a nucleocapsid protein, my loving future nursing officer. तो we have 4 protein S M E N। एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस कितने प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो स्पाइक है, पेनिट्रेशन का काम करता है। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन है, थोड़ा अंदर जाएंगे, एनुलर प्रोटीन है, और आप अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। तो दैट इज अ कोविड वायरस कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन। कितने प्रोटीन से मिलकर बना होता है? 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट कैरी करते हैं। अब आता है कि 3 प्रॉपर्टीज होती है, 4 प्रोटीन, 5 वेरिएंट, देन 3 प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अनिल, सारे टीचर को मौका मिलता है यूट्यूब पे क्लास लेने का, तो कोई टीचर जब क्लास लेगा तो एक टीचर को तो रेस्ट करना पड़ेगा ना अनिल, है ना? तो सब मौका मिलेगा, सारे टीचर आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा। एक लिखा एनोलप्ट, एक लिखा पॉजिटिव सेंस, एक लिखा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा तीनों के बारे में। एनोलप्ड मैंने आपको शुरू से कहा कि ये आरएनए वायरस है, और ये एनोलप्ड आरएनए वायरस और वी कैन से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या होता है इसका मैं शॉर्टली डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। देन लास्ट मैंने सिंगल आरएनए वायरस भी मेंशन किया। दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। अब देखिए, एक वर्ड लिखा वायरॉन। वायरॉन क्या है? वायरॉन एक वर्ड लिखा हुआ है। जैसे ही हम बात करें जो कोविड वायरस है, किसी को इफेक्ट करता है, तो वायरॉन का मतलब वो पार्टिकल ऑफ वायरस जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस है कोरोना वायरस 2, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और वो किसी को इफेक्ट करता है तो फर्दर म्यूटेशन होता है। क्या होता है बच्चों? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब एक से अधिक, मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, डिवीजन बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली वायरॉन का मतलब द पार्टिकल ऑफ वायरस दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, then will enter in the extracellular form, then transfer from one cell to another cell। इस तरीके से कोविड जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा, तो मैंने कहा था ये पेनिट्रेशन करेगा, तो डेफिनेटली ये वो पार्टिकल इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म में जाएगा, फिर ट्रांसफर हो जाएगा एक सेल से अनदर सेल, और इस तरीके से आपके सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। दैट इज अ वायरॉन। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। कोरोना वायरस आपको दिख रहा है, मैंने आपको एनवेलप्ड प्रॉपर्टीज में आपको बताया, और मैंने यहां मेंशन किया मेडअप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इट इज अ encapsulated virus covered by the enveloped protein, so called encapsulated and enveloped virus। एक्चुअली encapsulated होता है और कवरिंग जो है वो एनवेलप प्रोटीन की होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एनकैप्सुलेटेड हो सकता है या एनवेलप्ड वायरस हो सकता है। मैंने शुरू से जिक्र किया था। शुक्रिया प्रियंका, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने इसका इमेज भी पुट किया है। दैट वी कैन से एनवेलप्ड वायरस। क्यों बोलते हैं इसका रीजन लिखा है। एनकैप्सुलेटेड बोल सकता है बिकॉज ये किससे कवर होता है? एनवेलप प्रोटीन से कवर होता है, इसलिए इसको एनवेलप वायरस बोलते हैं, एनवेलप वायरस बोलते हैं। नाउ
एक लिखा मैंने पॉजिटिव सेंस। तीन प्रॉपर्टीज आपको बताई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने एक पॉजिटिव सेंस भी बताऊंगा, नेगेटिव सेंस भी बताऊंगा। पॉजिटिव सेंस के बारे में जानकारी मिलेगा और नेगेटिव सेंस के बारे में भी जानकारी मिलेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आज के बाद कोई भी आपसे कोविड के बारे में पूछेगा ना, इतना सारा नॉलेज होगा आपको कि कई घंटे लगेंगे जब आप उनको टीच करोगे, है ना। बट थोड़ा सब्र रखना होगा, सब्र रखना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब पॉजिटिव सेंस की बात करें तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विदाउट एनी मैकेनिज्म एंड प्रोसेस मेक वायरल प्रोटीन इन अ होस्ट बॉडी। मतलब कोविड वायरस जो है ना, कोविड कोरोना वायरस जो है, वो पॉजिटिव सेंस का वायरस है। ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। क्यों है पॉजिटिव सेंस का वायरस? शुक्रिया एवरीवन। विदाउट एनी मैकेनिज्म, बिना कोई मैकेनिज्म ये वायरस क्या करता है, दैट विल बी आपकी बॉडी में एंटर करेगा, होस्ट के साथ मिलेगा और दैट मिल करके वहां पर मल्टीप्लीकेशन करेगा, बिकॉज इट हैव mRNA। अब आरएनए में पूछे ना, तीन आरएनए होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, mRNA। आरएनए में तीन पार्ट। देखिए, जब भी हम आरएनए की बात करते हैं ना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक आपने सुना है टीआरएनए, एक आपने सुना होगा mRNA, टीआरएनए, mRNA, एक आपने सुना होगा आरआरएनए। थ्री फर्दर टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। आप कोई फर्दर और डिटेल में आपसे जानने की कोशिश करें, शुक्रिया ऋषि, कि ये नालायक जो है आरएनए में कौन सा, तो आपको लिखना मैसेंजर आरएनए। आरएनए में कौन सा, वी कैन से मैसेंजर आरएनए। मैं पैरामीटर पुट किया पॉजिटिव सेंस की, मैं नेगेटिव सेंस की बात करूंगा। मैं कोविड जो है, दीज आर द पॉजिटिव सेंस प्रॉपर्टी। मैं नेगेटिव सेंस की जानकारी भी आपको देने वाला हूं। पॉजिटिव सेंस का मतलब दैट एनी काइंड ऑफ वायरस विदाउट एनी मैकेनिज्म प्रोसेस मेक वायरल प्रोटीन इन द होस्ट ऑफ द बॉडी, that process, that virus we can say positive sense। और इसमें mRNA की वजह से ये पॉजिटिव सेंस होता है बच्चों। यदि मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं अदर वायरस के बारे में, कि कोविड वायरस के अलावा बहुत सारे वायरस आपकी बॉडी में होता है। अदर वायरस की बात करूं तो दोज हु आर नेगेटिव सेंस दे फॉलो मैकेनिज्म। मतलब बाकी वायरस एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म को फॉलो करेगा कोई भी डिजीज कॉज करने में, तो थोड़ा वक्त लगता है। These are the we can say negative sense। कोरोना वायरस को कोई ज्यादा सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं। नोज से एंटर करेगा, माउथ से एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और एल्यूलाई का टाइप 2 सेल जो होता है ना, वहां पर जाके धमाका करता है, वहां पर जाके धमाका करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैंने मेंशन किया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन वायरल प्रोटीन। ये प्रोसेस होता है यदि कोई भी अदर वायरस वर्क करता है। तो दीज आर द सेकंड प्रॉपर्टी। ये आपके सामने जो मैंने पुट किया सेकंड प्रॉपर्टी। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन। एक सिंगल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, जिसको मैंने कहा था ये आरएनए वायरस है। आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, कभी मत भूलना, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। दोनों में फर्क जरूर समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो पोस्टमार्टम हो जाएगा, बिल्कुल आदर्श, पोस्टमार्टम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको जानकारी दे देता हूं, लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस। हर एक वायरस का लाइफ साइकिल होता है, एंट्री से मल्टीप्लीकेशन तक, डिजीज को डेवलप करने तक। तो हम कोरोना वायरस की बात करें तो 4 स्टेज में कोरोना वायरस का लाइफ साइकिल होता है बच्चों, 4 स्टेज में। ध्यान से देखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द कोरोना वायरस डज हैव 4 स्टेप या 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अटैचमेंट, किसके साथ? होस्ट के साथ। अटैचमेंट के बाद में पेनिट्रेशन, किसके साथ? जिसको स्प्रेड कर रहा है उस सेल के साथ, पेनिट्रेशन। देन मैच्योरेशन, क्या होगा बच्चों? फर्दर मैच्योरेशन और रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल फॉर द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब अपना काम करके अगले फर्दर कम्युनिटी को स्प्रेड करने के लिए ये तैयार हो जाएगा, नया मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखना, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि जब लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस की बात करें, मैंने आपको वेरिएंट 5 बता दिया, स्टेजेस जो है मैंने प्रॉपर्टी 3 बताई आपको, बट लाइफ साइकिल पूछे तो 4 स्टेज में। सबसे पहले जैसे ये वायरस आपके बॉडी में जाएगा तो होस्ट पे जाके ये क्या होगा? अटैच होगा, फिर बदमाशी करेगा क्योंकि वो पेनिट्रेशन करेगा, शुक्रिया रोहितास। फिर मैच्योरेशन करेगा, मतलब फर्दर म्यूटेट होने की कोशिश करेगा और रिलीज हो जाएगा बहुत सारे इन्फेक्टिव मटेरियल को, कि तू जा इधर इन्फेक्ट कर, तू जा उधर इन्फेक्ट कर, धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस की बात करें तो वी कैन से 4 स्टेजेस होते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज। और क्लियरली मेंशन अटैचमेंट, पेनिट्रेशन,
म्यूटेशन बोल सकते हैं, मैचुरेशन बोल सकते हैं, देन रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल फॉर द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ताकि एक से अधिक लोगों तक यह है स्प्रेड हो सके। तो लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो कितने स्टेज होंगे बच्चों? गौतम चौहान, शुक्रिया गौतम। एक्चुअली गौतम, आप अपने आप में एक अच्छी पर्सनालिटी है, सभी बच्चे। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो एक जनरेटिंग एज है, जनरेशन की एज है, बट मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंसान चाहे कैसा भी हो, पोस्ट देख के रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसानियत देख के उसकी इज्जत करनी चाहिए, है ना। मैं कई बार बच्चों को शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। ये एक रिस्पेक्ट है आपके लिए, मेरे दिल में और मेरे मन में। इसलिए जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितनी तरक्की क्यों ना हासिल कर लो, एक बार अपने पैरों की तरफ जरूर देखना है कि अब मेरे पैर अभी भी जमीन पे हैं। जिंदगी में कितनी भी तरक्की कर लो, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, एक बार अपने पैरों की तरफ जरूर देखना कि क्या मेरे पैर अभी भी जमीन पे हैं। इट मीन्स यू आर ग्रेट पर्सनालिटी, यू आर ग्रेट मैन। इसलिए दैट 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 रेस्पेक्ट ये सभी के लिए होना चाहिए बच्चों। स्टूडेंट एक जनरेशन है, टीचर एक फर्दर जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन रेस्पेक्ट होना चाहिए। और ये रेस्पेक्ट आपने अपनी मेहनत से कमाया बच्चों। दैट्स गेटिंग एवरीवन, शुक्रिया। नाउ नेक्स्ट वन, अब मैं बात कर रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हेन एंड व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम फॉर 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक डिजीज अनाउंस्ड बाय WHO। ये एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक एमसीक्यू आपसे पूछा, थोड़ा फोकस करना। व्हेन, कब, व्हाट, क्या वाज द ऑफिशियल नेम फॉर द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक डिजीज अनाउंस्ड बाय WHO। नाम की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन पुट करूंगा, पहले आप समझने की कोशिश करना। शुक्रिया प्रदीप। When and what was the official name for the 2019 novel coronavirus outbreak disease announced by the WHO? WHO जो है उसने क्या अनाउंस किया, क्या नाम, क्या उन्होंने कहा था कि दैट इज अ कोविड-19 21 जनवरी 2020 को। देखिए स्टेटमेंट देखना बच्चों, बी में लिखा है कोविड-19 9 नवंबर 2019। कोविड की स्पेलिंग को ध्यान से देखना बच्चों। अगेन कोविड-19 11 फरवरी 2020 और लास्ट में लिखा मैंने 15 दिसंबर 2019, जब धमाका हुआ था कोविड का, पेंडेमिक बना था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि WHO जो है मॉनिटर कर रहा था लगातार, तो उसने एक नाम जो है उन्होंने पुट किया था। तो आप ध्यान से मुझे चारों में से स्पेलिंग भी देखना, टर्म्स भी देखना, डेट भी देखना, कौन सा स्टेटमेंट है जो WHO ने अनाउंस किया। जो WHO ने क्या किया बच्चों, अनाउंस किया, फ्यूचर अनाउंस किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है सही आंसर लिखेंगे। यहां पर आपका फेवरेट जो है ना सी, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, इस सी ऑप्शन से आप बहुत प्यार करते हो, दैट आई नो वेरी वेल। तो सी जो है स्टेटमेंट आपका बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, एवरीबडी लव। तो आपका सी यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एग्जैक्टली कोविड-19 ये नामकरण तो वही था। ये नामकरण जो है कब हुआ, ये मैंने लिखा 11 फरवरी 2020 को। 19 में तो धमाका हो गया था दिसंबर तक, बट ये नामकरण, कहते हैं बच्चा पैदा होता है और बच्चे का नाम रखने में हम कई पंडितों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं ना। मुझे लगता है WHO ने कुछ ऐसा ही किया होगा। देखते हैं क्या करता है कोविड-19। और ये नालायक एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, और आउटब्रेक होता ही जा रहा था और पूरा देश में हाहाकार मचा था कि अब कैसे बचे। तब एहसास हुआ कि पैसा और इंसानियत को तोलते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता है, इंसानियत। अरबपति, खरबपति, इतना पैसा लोगों के पास, चले गए भगवान के पास। पैसा काम नहीं आया ना, वो साथ लेके तो नहीं मरे। यदि इंसानियत जिसके अंदर थी वो आज भी जिंदा। याद रखना बच्चों, इंसानियत एक बड़ा रोल प्ले किया लाइफ में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, उससे पहले थोड़ी जानकारी और देता हूं। ऑफिशियल नेम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा था,
ऑफिशियल नेम ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। मैंने कहा था डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 11 फरवरी 2020 को दिया। काफी डाटा मैं शेयर करने वाला हूं जो नॉर्सेट या आने वाले एसजीपीजीआई में आपको पूछा जा सकता है। मैंने क्लियर लिखा है कि कोविड-19 इस वायरस इस डिजीज कॉज किया, तो कोविड-19 नाम रखा 11 फरवरी 2020। बट इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनोमी ऑफ वायरसेस की बात करें, देखिए डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना काम किया, उसने नामकरण भी किया, बट इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनोमी ऑफ वायरसेस ने इस सारस कोई को 11 फरवरी 2020 को इसने भी अपना सहमति दे दी कि भाई ये आउटब्रेक हो रहा, पेंडेमिक है, सब लोग ध्यान से देखिए, सुधर जाओ। तो दैट वी कैन से अगेन 11 फरवरी 2020। दोनों डेट जरूर देखना। कभी कभी आपको डब्ल्यूएचओ के नाम से पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ ने कब किया, कभी इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस की पूछेंगे, क्यों ये वायरस की कंपनी है, टॉक्सोनोमी है, ये वायरस के बारे में जो है जानकारी देती है। बट डब्ल्यूएचओ तो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, कितना परसेंटेज स्प्रेड हो रहा है, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन तैयार हो रही है। डब्ल्यूएचओ तो सारी कंट्रीज के साथ मिलकर के इस पे वर्क कर रहा था। बट ये टॉक्सोनोमी जो है ये इंटरनेशनल कमेटी है वायरस की, उसने भी बोला कि भाई ये बहुत बदमाश है, ये बहुत बदमाश है। शुक्रिया एवरीवन। ओके, दो डेट मैंने यहां पर पुट किया। फिर मैंने लिखा बच्चों सारस कोरोना वायरस 2 जो है इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, काफी बच्चों को पता भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है एसजीपीजीआई फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एसजीपीजीआई जो है वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और पूछते तो मैं इसको एसजीपीजीआई का दर्जा दे देता हूं, है ना। डब्ल्यूएचओ जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे मोटे अपन भी कर ले, एसजीपीजीआई के साथ नॉर्सेट का भी दर्जा दे देता हूं बच्चों, नॉर्सेट भी याद कर सकता है। तो मैंने यहां पर फुल फॉर्म पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एस का मतलब सीवियर, ए का मतलब एक्यूट, आर का मतलब रेस्पिरेटरी, अगेन एस का मतलब सिंड्रोम। सिंड्रोम कब होता है, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, वो डिजीज जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, दैट कंडीशन वी कैन से सिंड्रोम। आपने सुना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें 4 क्लासिकल साइन पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरलिपिडीमिया पढ़ते हैं, हाइपोएल्बुमिनीमिया पढ़ते हैं, मैसिव एडिमा पढ़ते हैं, एंड प्रोटीन यूरिया पढ़ते हैं। क्योंकि 4 सिम्टम है तो हम क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो सिंड्रोम का मतलब दे हैव ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम। आई लविंग फ्यूचर बच्चों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर तुरंत कर दें, ताकि ये एक बेसिक टॉपिक, बेसिक नॉलेज हर मेडिकल प्रोफेशनल को मिल सके। नर्सिंग वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल्स हो, कोई भी हो, ये नॉलेज गेन करने से कभी पीछे ना हटाए। इवन फैमिली, इवन कम्युनिटी, एवरीवन। नाउ सीओ का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब होता है वायरस, और आगे मैंने पुट किया 2। ये अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो दैट इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये है नालायक जो कोविड-19 कॉज करता है, यह नालायक जो कोविड-19 कॉज करता है। बिल्कुल संगरूर में भी आ सकता है बच्चों, संगरूर पीजीआई संगरूर में भी आ सकता है। कोविड के एमसीक्यू आजकल ट्रेंडिंग है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कोविड की पूरी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। और मैंने कोशिश की है कि मैं कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको दे सकूं। इट्स क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन, हु इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोविड-19। अब आपको आंसर पता होना चाहिए। मैंने पहले जानकारी दी, फिर एक क्वेश्चन पूछा है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोरोना वायरस 2019 नोवेल कोरोना वायरस, सारस कोरोना वायरस 2, और दैट इज MERS कोरोना वायरस। अब आप पुट करें कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है कोविड-19 का, है ना। बिल्कुल प्रियंका, इस नालायक ने बहुत परेशान किया। आज हम इसकी रिमांड लेंगे सब मिलके। तो आप मुझे पॉजिटिव आंसर में थोड़ा फुर्ती करना बच्चों, कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैंने कोशिश की पूरा कंटेंट आप तक डिलीवर करूं, तो आप मुझे आंसर पुट करें। सी कुछ ज्यादा ही फेवरेट नहीं हुए बदमाश बच्चों का है, सब सी लिख रहे हैं। इट्स ओके फाइन, आपका बिल्कुल सही। थोड़ी जानकारी दे देता हूं। होली के कलर में कलरफुल होने के साथ साथ आपके अपने जेएनसी परिवार ने स्पेशल ऑफर जो है 3 से 8 मार्च को रिलीज कर दिया है। ऑफर में फर्स्ट लाइव बैच 7499 कर दिया है, सेकंड लाइव 7999 कर दिया है, बुकलेट 2599 कर दिया है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोर्स जो है वो 5999 कर दिया है, 11th MCQ 3999। और ये ऑफर जो है इसके लिए आपको JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या 963606
32691 पे फोन पे और पेटीएम करना इस कोर्स को बाय करने के लिए। सपना एक है तो कोर्स भी एक है। सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो कंटेंट, जो एमसीक्यू, जो सिलेबस होना चाहिए वो इन कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो सपना एक है तो कोर्स भी एक। अलग अलग कोर्स ना, एक कोर्स पढ़ें और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं जो आप क्रैक नहीं कर सकते। तो सिंपल तरीका है बच्चों, इस ऑफर का फायदा उठाएं। अगली बार मैंने पूछा कि हाउ मेनी डेज, बहुत जबरदस्त एमसीक्यू है आपके पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए। हाउ मेनी डेज of lockdown announced by the Prime Minister of India in a first phase starting from the 24th March 2020। याद करिए वो 2020 का साल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अनाउंस किया था फर्स्ट लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हाउ मेनी डेज, कितने दिन का था, अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फेज, पहला जो फेज था, क्या 7 दिन का था, 21 दिन का था, 60 दिन का था, 100 डे का था। सब लोग शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे थे और कोरोना अपना आतंक मचा रहा था बच्चों। रात को दिन को एक ही डर था कि हे भगवान कोविड से बचा ले, कोविड से बचा ले। हैंड शेकिंग बंद हो गया, गले मिलना बंद हो गया, एक दूसरे से घर में जाना बंद हो गया। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई फर्स्ट फेज स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन कितने दिन का था, ये मैं पूछ रहा हूं। ट्रेंडिंग एमसीक्यू बन सकता है, आप आंसर पुट करें। बिल्कुल अलका, बहुत ही बुरी परिस्थिति थी और आपने कहा 21 दिन का। आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, 21 दिन आपका राइट आंसर है। 21 डेज का फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का जो अनाउंस किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट में, लिखा जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 से फर्स्ट इन पंजाब में लगा। पहली बार पूछेंगे जनता कर्फ्यू, मतलब जनता को इधर उधर जाने से मना करना, अपने घर में रहने के लिए बोला था। वो पहली बार पूछेंगे कि जनता कर्फ्यू कब लगा, तो 22 मार्च 2020 को लगा। फिर पूछेंगे कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहां पर जनता कर्फ्यू सबसे पहले लगा, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ना पंजाब, साडा पंजाब जो है वहां पर जो है पहला जो है जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, है ना। दैट्स गेटिंग एवरीवन ओके फाइन। इसके साथ मैंने मेंशन किया कि रसिया जो है, द कंट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन। एक क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, भारत ने जरूर किया है, रशिया ने इस सबसे पहले जो है फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन का जो डिक्लेरेशन है कि हां हम कोविड 19 के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे, है ना, ये अनाउंसमेंट था। हाँ बिल्कुल, साडा पंजाब, एब्सोल्युटली, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने कोविड 19 वैक्सीन की डिस्कवरी की, पहली डिस्कवरी की, फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन। आज तो भारत जो है ना, आपका भारत कई सारी कंट्रीज को कोविड वैक्सीन सप्लाई करता। आपको बता देता हूं, कोविशील्ड, देन कोवैक्सीन, है ना। आगे मैं डिस्कशन करूंगा। तो रशिया जो है, क्योंकि बदमाशी जो करेगा ना, तो कहीं की रशिया जो है उसने फर्स्ट कोविड वैक्सीन का अनाउंसमेंट और डिस्कवरी कर दिया था। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बात है सुनीता गुप्ता, आई एम फ्रॉम पंजाब। हाँ रोहित, थाली बजाने की बात भी हम करेंगे। रशियन कंट्री, रशिया की बात कर रहे हैं। इट्स ग्रेट माय डियर। नाउ नेक्स्ट वन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों। फर्स्ट केस ऑफ सारस कोविड 2 30 जनवरी 2020 केरला, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। ये एमसीक्यू आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। अपना हिंदुस्तान, अपने भारत में फर्स्ट कोविड का जो केस था 30 जनवरी 2020 केरला और केरला में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा मैंने, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि पहला केस जो है भारत में कौन से स्टेट में, तो केरला साउथ की बात कर रहा हूं। तारीख पूछे तो 30 जनवरी 2022 और जिला पूछे तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पहला केस, फर्स्ट केस जो है वो डिटेक्ट हुआ। क्या बात है, सिंह फ्रॉम आसाम। स्पुतनिक का टीका खोज लिया। हाँ बिल्कुल रोहिता, सारी चीजें बताएंगे हम। पहले केस की बात कर लेते हैं।
थैंक यू रोहित दादेश, शुक्रिया। त्रिशूर जिला जो है ये केरला में है, साउथ के केरला में। देन उसी समय मैं बताऊं, ऑल्सो WHO डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दो चीजें एक साथ हुई है, मैंने डेट को कोरिलेट किया है। अभी आपने देखा होगा मैंने वायरस कमेटी और WHO की दोनों डेट को मैंने कोरिलेट किया। यहां पर एक और MCQ आपको एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट केस जो है वो 30 जनवरी 2020 केरला त्रिशूर जिले में भारत में पता चला। उसी दिन WHO ने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, पब्लिक को बचाना है। ये दो चीजें एक साथ पुट कर रहा हूं, दो चीजें एक साथ पुट कर रहा हूं। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर याद रखने का तरीका, 30 जनवरी 2020 केरला में पहला केस डिटेक्ट हुआ और उसी दिन WHO ने कहा भाई ये तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इट इज डेंजरस गोइंग टू बी पेंडेमिक माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये दो चीजें आपको रिमेंबर करना, दोनों एक साथ रिमेंबर करना। आ रहा समझ में, आ रहा समझ रहे? हाँ, चाइना की भी बात करने वाले हैं। ओके फाइन। अब बच्चे लिखे पेंडेमिक। हाँ, कोविड जो है, कोविड-19 पेंडेमिक है, कोई शक नहीं। HIV एड्स जो है हम कहते ये भी पेंडेमिक है, कोई शक नहीं। और साडा JINC भी पेंडेमिक है और JINC को पेंडेमिक आपने किया बच्चों, तो उसका शुक्रिया आपको जाता है ना। ओके फाइन, दो डेट याद रहेगी एक साथ, दो डेट आपको एक साथ रिमेंबर करना है। पूछने वाले को पूछने दो, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया WHO ने? 30 जनवरी लिखना और केरला भारत में पहला केस, दोनों याद रखना। ओके फाइन। अब WHO डिक्लेयर कोविड-19, काफी इंपॉर्टेंट डाटा फिर शेयर कर रहा हूं। ग्लोबल पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया? ग्लोबली पेंडेमिक 11 मार्च 2020। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में डेट पे क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम में डेट पे क्वेश्चन पूछेंगे। ग्लोबल पेंडेमिक, पेंडेमिक ऑलरेडी मैं कह रहा हूं पेंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक का मतलब वो डिजीज जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने वाली डिजीज को पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। तो मैंने लिखा कि दैट इज अ ग्लोबल पेंडेमिक कब? 11 मार्च 2020। जनवरी से धमाके शुरू हो रहे थे, 11 मार्च को बोल दिया था कि ये पेंडेमिक है। शुक्रिया सोनिया, थैंक यू सो मच। देन इन इंडिया 22 जनता कर्फ्यू फॉर 1 डे 14 आवर्स का ये लगाया गया। देखिए बच्चों, मैंने अभी बात की थी जनता कर्फ्यू, पंजाब की बात की थी। 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए 14 घंटे का लगाया। फर्स्ट लॉकडाउन इन इंडिया फ्रॉम द 25 मार्च 2020। जो पहला लॉकडाउन मैंने जिक्र किया था, मैं पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूं, दैट विल बी 25 मार्च 2020। ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज ऑफ यूज फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्योंकि डाटा कैरी करने में, डाटा कलेक्ट करने में, डाटा बनाने में बड़ा दिमाग और मेहनत लगती है बच्चों। बट मैंने कोशिश की कि JINC के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को सारा कंटेंट एक साथ मिले, नंबर ऑफ गूगल सर्च नहीं करना पड़े, एक ही सर्च करना पड़े, JINC ई नर्सिंग। जाइए JINC ई नर्सिंग पे पहला लेक्चर पढ़िए जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कोविड-19 MCQ, और दूसरा लेक्चर आज पुट कराऊं, जरूरत पड़ा तो मैं तीसरा भी लेके आऊंगा बच्चों। अब देखिए, गवर्नमेंट डिवाइड ऑल द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनटू 3 जोन। आपने ये तो देखा होगा कि आप जहां रहते हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 3 जोन में डिवाइड किया था, अलग अलग कलर के हिसाब से जॉन को डिवाइड किया, कौन से जॉन में किसको रखना है। ये सुना होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने, तो मैंने भी तीनों जॉन का जिक्र किया। रेड जॉन जिसको कहा जा रहा था हॉट स्पॉट, है ना। वैसे रेड कलर दिखते ही हमें लगता कि डेंजरस एरिया है ना। रेड कलर डेंजरस और खतरे का निशान होता कि नहीं होता बदमाश बच्चों? तो मैंने क्या लिखा है, रेड और हॉट स्पॉट जो है इसमें उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोविड-19 केस बड़ी मात्रा में मिल रहे। यहां पर उन डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट कोविड-19 के बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब वो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट। आप लोग तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हॉट स्पॉट का यूज करते होंगे, बट रेड जोन हॉट स्पॉट के नाम से जाना जा रहा था, और जहां पर उन डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया, इंक्लूड किया जहां पर नंबर ऑफ कोविड-19 के केस बहुत ज्यादा थे। कहते हैं कि आज फलाना डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, मतलब उस जिले में बहुत सारे पेशेंट जो है वो कोविड-19 से पॉजिटिव है। तो रेड जोन
खतरे का निशान। खतरे का निशान का मतलब वह कोविड के सबसे ज्यादा पेशेंट थे। देन बच्चों दूसरा मैंने लिखा है ऑरेंज, नॉन हॉट स्पॉट सुना होगा, ऑरेंज है ना, नॉन हॉट स्पॉट सुना होगा, वो एरिया जहां कम केस है, मतलब नंबर ऑफ केस बहुत कम है। और बच्चों ग्रीन, ऐसे एरिया और डिस्ट्रिक्ट जहां कोई कंफर्म केस ना हो या पिछले 21 दिन से कोई नया केस ना आया हो। मतलब ये ग्रीन जो है रिकवरी फेज है, या तो यहां पर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कोई भी केस अभी तक पॉजिटिव नहीं आया हो, या फिर लास्ट 21 डे से कोई केस पॉजिटिव नहीं आया हो, वो ग्रीन जोन है, मतलब सेफ। मैंने सेफ, ये सेफ जोन है। और ये जो सेफ जोन है, ये जब जिस एरिया को मिलता तो एरिया के लोग बड़े हैप्पी होते हैं कि भाई अपन जो है अभी कोविड से बच रहे हैं, अपने यहाँ कोविड का पेशेंट नहीं, अपने शहर से किसी को जाने मत दो, कोई आ रहा तो एंट्री मत दो, क्योंकि वी आर सेफ पीपल। तो वो ग्रीन जोन है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग 3 जोन डिक्लेयर किए थे, वो कौन से 3 जोन थे? रेड जोन हॉटस्पॉट, ऑरेंज जोन नॉन हॉटस्पॉट, और ग्रीन जोन। दैट्स क्लियर एवरीवन। रेड खतरे का निशान होता है, जिसको मैंने रेड जोन हॉटस्पॉट कहा है, जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं उस एरिया को। ऑरेंज जहां पर कम केसेस, और ग्रीन जहां पर कोई केस नहीं है या पिछले 21 डे से कोई केस डेवलप नहीं हुआ, ना फाइंड आउट हुआ है, वो जो है वो ग्रीन जोन के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इट्स क्लियर एवरीवन, इट्स क्लियर एवरीवन। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कोविड कैसे फैलता है, जानकारी तो चाहिए ना। कोविड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या एग्जाम में पूछेंगे ना। हाँ, रोहित कह रहा पुलिस के लठ याद है, और बच्चों खतरनाक वाले लठ पड़ते थे, है ना। बट वो एक सिचुएशन थी जब पूरा भारत संगठित था। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा फैल सकता है क्या कोविड? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा फैल सकता है क्या कोविड? फॉर्मिट्स के द्वारा फैल सकता है क्या कोविड, या तीनों के द्वारा फैल सकता है? बच्चों क्या तीनों करेक्ट होंगे? थोड़ा सोचना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉमन सेंस यूज करना। क्या कोविड-19 डायरेक्ट कांटेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है? क्या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा एक ने खांसा, छींका, दूसरे ने लंबी सांस लिया, या फोमाइट्स के द्वारा, या तीनों करेक्ट है? मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चे कह रहे सर सिर्फ ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कांटेक्ट भी तो है। अब खड़े मार्केट में लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, कोविड वायरस बाहर निकला, बगल वाले लंबी सांस ली, अंदर चला गया। हैंड शेकिंग से भी तो फैल रहा था, तभी तो ग्लव्स पहन के, पीपी किट पहन के हम लोग काम कर रहे थे। फॉर्मिट्स, जहां पर पेशेंट ऑलरेडी वहां पर आसपास कहीं वायरस है, तो आप वहां पहुंचोगे तो आपको एंटर कर जाएगा आपकी बॉडी में। सुमित, फॉर्मिट्स का मतलब होता है कि कोई भी आसपास के कोई भी डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट, ऑर्नामेंट, यूटेंसियल, कहीं पर भी ये यदि वायरस है उसको आप यूज करोगे तो फैल सकता है। तो यहां पर बच्चों आपका डी सही होगा, क्योंकि ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। हम कह सकते हैं कोविड-19 डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, खांसने से, छींकने से फैलता है, हम कह सकते हैं फोमाइट्स के द्वारा फैलता है, जहां पर यदि आपने हाथ टच किया, आप खड़े आराम से कहीं हाथ टच किया हुआ और वहां पर आपने कोविड वायरस छोड़ दिया, आप चले गए और दूसरा दोस्त आके फिर हाथ टच किया, फिर बोला तो वायरस तो गया अंदर, है ना। ये तरीका ये बहुत होता था बच्चों। आजकल बड़े आप लोग है ना, कहते हैं कि आप सैनिटाइजर का यूज करते हैं, आप बहुत ही प्रिवेंटिव रूप में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एक वक्त था, एक टाइम था कि हैंड वॉश भी नहीं किए थे बदमाश। अभी तो पता चला हैंड वॉश का वैल्यू क्या, पीपी किट का वैल्यू क्या है ना, कि 19 मास्क का वैल्यू क्या, ये सब अभी पता चला, नहीं तो पहले थे। बट हम भारतीय हैं, झटका लगता तो मरने की कोशिश करते हैं, जब तकलीफ होती है तो मेडिसिन की याद आती है। वी कांट टेक प्रिवेंशन, इफ वी आर टेकिंग प्रिवेंशन वी कैन सर्वाइव मोर टाइम। बट हम जो है भारतीय हैं, जब तक कोई डांट नहीं लगाता, जब तक कोई पिटाई नहीं लगाता, जब तक कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करता है, तब तक सुधरते नहीं है ना। ये बहुत जरूरी होता है बच्चों। हम भारतीय हैं, अच्छे से काम मानते हैं। मैं कभी कभी अपने जैन सी परिवार के मेंबर को कहता हूं कि भाई टाइम से आया करो, आप टाइम से नहीं आओगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। एक आध महीना बदमाशी से निकाल देते, सैलरी कटती तो बोलते अरे सर ने तनख्वाह कैसे काट ली हमारी, हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अशोक सर इतना ही कहते कि बेटा टाइम से आओ, आने का टाइम आपका है, एंट्री टाइम आपका है, वापस जाने का टाइम आपको जैनसी को देना है। जितना दोगे उतना आपका जैनसी आगे बढ़ेगा। बट कभी कभी भारतीय हैं, कहां मानते, काट लो सैलरी,
थोड़ा 2-3 दिन गुस्सा करते हैं, अशोक सर को कहते हैं कैसे काट ली हमारी सैलरी, फिर कहते हैं हमारी ही गलती थी। तो इंसान सुधरने में वक्त लेता है, आसानी से नहीं सुधरता है ना। और किसी को आपने सुधार दिया, मैं एक बात बताता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि जिंदगी में आपने किसी एक इंसान को यदि सुधार दिया, और एक इंसान को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आसपास का एनवायरमेंट, आपका परिवार सब डिसिप्लिन में आ जाता है। आप एक बार जिम्मेदारी लेके तो देखो कि मुझे ये काम इतने बजे करना है, मींस करना है, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, इट्स माई ऑन टाइम, इट्स माई एरा। एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, आप अपने डिसिप्लिन से प्यार करने लग जाओगे और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी कि यार मैं डिसिप्लिन में हूं। तब आप दूसरों को कहिएगा कि आप भी डिसिप्लिन में आइएगा। तो ये जरूरी होता है, कहीं पर भी हम देखें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैं किसी हॉस्पिटल की बात करूं, किसी भारतीय की बात करूं। नाउ नेक्स्ट वन, डब्ल्यूएचओ ने कुछ एडवाइस दी थी, वो भी आपको बता देता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कुछ एडवाइस दी थी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन जो है किसके द्वारा रख सकते हैं। आपको ग्लव्स पहनना है और आपको गाउन पहनना है, ताकि किसी के टच में आए ना तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में आप गाउन का उपयोग करें, गाउन पहन लीजिएगा, आप ग्लव्स का उपयोग करें। आपका बॉडी किसी को टच होता, आपका हाथ किसी को टच होगा, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 स्प्रेड ना हो। मैंने लिखा बच्चों, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के लिए सर्जिकल मास्क का यूज करने लगे थे। आप देखना बच्चों, घर में, गांव में, गली गली में लोग मास्क बनाने लग गए, बट वो मास्क स्टेराइल नहीं होता था, है ना। तो सर्जिकल मास्क क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, तो मास्क पहनना जरूरी हो गया था। और तीसरा जो एडवाइस था, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को रोकने के लिए N95 मास्क, स्पेशली वो लोग जो हॉस्पिटल में काम करते थे, वॉरियर्स बन करके। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बहुत सारे होंगे, उसमें से दे आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल एज ए वॉरियर्स। वो N95 मास्क जो 3 लेयर का बना होता है, उसको यूज कर रहे थे, ताकि सांस भी ले पाए और अपने आप को बचा पाए और पेशेंट का केयर भी कर पाए। आप सोचिएगा उन वॉरियर्स का, जो दिन रात कोविड पेशेंट के बीच में रह के पेशेंट को जिंदगी से बचाने के लिए जद्दोजहद और जिद से जंग लड़ रहे थे अपने परिवार को छोड़ के। तो ये कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस थी कि भाई कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए आप गाउन और ग्लव्स पहनिएगा, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप सर्जिकल मास्क पहनिएगा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है मार्केट में, यदि एयर में कोई कोविड घूम रहा नालायक, तो N95 मास्क का उपयोग करेंगे, ताकि एयरबॉर्न के द्वारा एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सके। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन प्रिकॉशन शुड बी टेकन by healthcare personnel whenever arousal generating procedure performing on COVID-19 patient। कुछ भी कर रहे हैं, कोविड-19 पेशेंट का केयर कर रहे हैं, कोविड-19 पेशेंट के लिए कोई प्रोसीजर कंडक्ट कर रहे हैं, कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों आपके नाक और माउथ को बंद करने वाला N95 मास्क पहनना जरूरी था, जरूरी। और मेरे कई बच्चों ने पहना, कई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने पहना है। जब वो ड्यूटी से बाहर आते थे ना, आप सोचिएगा इतना भी एयर एंटर नहीं होता था, आपकी बॉडी की क्या हालत हो रही, पूरा स्वेट, पूरा गीला हो जाते थे और ऐसे नडाल होके गिर जाते थे। सच में आई सैल्यूट देयर दोज वॉरियर्स दो आर वर्किंग इन अ कोविड-19 पेंडेमिक। सच में उनको मैं सैल्यूट करता बच्चों, बहुत मेहनत की बच्चों ने, और वो आप में से ही है, कोई और नहीं है, वो आप में से ही है बच्चों। अब मैं बताना चाहता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अवॉइडेड इन द carrying of the COVID-19 patient who is mechanical ventilated to reduce the risk of transmission। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, थोड़ा सा पढ़ना, 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा अवॉइड करना है केयर करते समय कोविड-19 पेशेंट का। पेशेंट कहां पर है, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या फॉलो करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अवॉइडेड इन कैरिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट हु इज इन मैकेनिकल वेंटिलेटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बता रहा हूं बच्चों, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन, अप्लाई सक्शन फॉर द नो लॉन्गर द 10 सेकेंड, क्या 10 सेकेंड से ज्यादा पेशेंट का सक्शन नहीं करना है। बी, ओपन सक्शनिंग एज अ प्रीफर्ड ओवर क्लोज सक्शनिंग। सी, एयरबॉर्न प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग। या डी, तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या पूछा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन अवॉइड करना है कैरिंग ऑफ
COVID-19 patient who is a mechanical ventilator reduce risk of transmission of infection. पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब सीधा है इट इज अ डिवाइस विच इज हेल्प टू मेंटेन योर रेस्पिरेटरी पैटर्न. तो क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना? एयरबोर्न प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन परफॉर्मिंग सक्शन. ओपन सक्शनिंग इज प्रीफर ओवर द क्लोज सक्शनिंग. देखिए सब जगह डी नहीं होता है, सब जगह डी नहीं होता बदमाश बच्चों. यहां पर सी लिखना है, यहां पर सी लिखना है. एयरबोर्न प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन परफॉर्मिंग सक्शन. You should be taken to prevent risk of transmission, to prevent risk of transmission. It's okay. क्लोज सक्शन है 10 सेकेंड, यदि एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा हुआ तो ये 15 सेकेंड तक भी जाएगा. ओपन सक्शनिंग हमें प्रेफर नहीं करना है, तो सी यहां पर करेक्ट होगा बच्चों. सी पे फोकस करना. सी में लिखा है एयरबोर्न प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन परफॉर्मिंग. एयरबोर्न के लिए आपको मैंने कहा था N95 मास्क को यूज करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें बच्चों. इंक्यूबेशन पीरियड पूछते हैं कोविड-19 का 2 to 14 डेज. एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है. 14 दिन. एक सिंगल डिजिट में पूछे तो 2 से 14 दिन आप लिखना. एवरेज में 14 डेज वर्ड कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19, तो 14 दिन लिखना मेरे बच्चों. 14 डेज आपका राइट हो सकता है, बट एग्जैक्टली मैं कहूं तो 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन जो है इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि कोविड-19 जो है कोविड-19 कॉज होगा तो कोरोना वायरस जो है SARS-2 एंटर हुआ, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखने तक का जो टाइम होगा दैट वी कैन से इंक्यूबेशन पीरियड. ये कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक को हम लोग कंसीडर करते हैं. 2 वीक आप बोल सकते हो इसको, आप बिल्कुल सही बच्चों, 2 वीक आप बोल सकते हो. कभी कभी एग्जाम में वीक पूछते हैं तो भी हम वीक में मेंशन कर सकते हैं. तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है बच्चों. आई होप कि 1 से 14 डे आया तो सर, 1 से 14 आया तो भी तो सही से नीलम, चाहे 2 से 14 करे 1 से 14 करे, आसपास की वैल्यू को प्रेफर करना. अब आता है क्वारंटाइन. क्वारंटाइन ये शब्द शायद कोविड में सुना था आपने, कोविड में शब्द को सुना होगा कि restricting activity or separating the people who are not ill but may have been in contact exposure to the SARS-2. क्वारंटाइन का मतलब होता है पेशेंट की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना और सेपरेट करना. who are not ill but may have been the contact, मतलब आप है, सपोज ए पेशेंट है और बी है. बी कौन है? कोविड-19 वाला, इसको कोविड-19 है. यदि आप बी के कांटेक्ट में आए तो वापस आपको, आप ए हैं तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. हो सकता है आपको कोविड डेवलप हो सकता है आपको कोविड डेवलप हो. मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने यहां लिखा है कि क्वारंटाइन का मींस, इसका मीनिंग एग्जाम में आता है, इसका मीनिंग एग्जाम में आता है रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी और सेपरेटिंग द पीपल. उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना है, उनकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना, सेपरेट करना है. हु आर नॉट इल, बीमार नहीं है बट दे हैव बीन कॉन्टेक्ट एक्सपोजर टू द SARS कोरोना वायरस 2, जो इस कोविड वाले पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए थे. जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लाइट से 200 लोग एक जगह आए, एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकला, 199 को क्वारंटाइन कर दिया. ये तो सुना था ना, 199 को क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आए थे, उनको कोविड हो सकता. दैट एग्जैक्टली वी कैन से क्वारंटाइन. दैट एग्जैक्टली 200 लोग फ्लाइट से लैंड किए, एक कोविड पॉजिटिव, 199 को क्वारंटाइन कर दिया. दैट एग्जैक्टली क्वारंटाइन. अपने वैसे कहे ना क्वारंटाइन का जो पीरियड था ना बच्चों, उसमें सेल्फ इवेल्युएशन का मौका मिला था. एग्जैक्टली आप क्या है, व्हाट यू आर, तो आपने खुद को एनालाइज किया होगा, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को फ्यूचर पे फोकस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. खुद को एनालिसिस करने का बड़ा मौका मिला था. और खिड़की की दरवाजों से टकटकी लगाए हुए देखा करते थे कि काश मैं भी खेल सकता था, काश मैं भी घूम सकता था. बट आप बंद है, आपने अपने आप को बंद करा क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार को कोविड ना हो. दैट इज अ क्वारंटाइन. ये शब्द बड़ा मजेदार था. ये नहीं पता वो भी बोला था कि इसको क्वारंटाइन कर लो, उसको नहीं पता क्वारंटाइन क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों को लर्न किया होगा आपने इस कोविड पेंडेमिक में जो आज तक नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना होगा. उसमें से एक शब्द था क्वारंटाइन. क्वारंटाइन. एक वर्ड लिखा बच्चों आइसोलेशन, आप हमेशा सुनते हो. सेपरेशन द पीपल हु आर इल कैरी इन्फेक्शन एजेंट इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. देखिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन,
क्वारंटाइन सस्पेक्टेड और आइसोलेशन का मतलब जिसको प्रॉब्लम है उसको अलग रखिएगा। आपने चिकन पॉक्स में देखा होगा, आपने टीबी में देखा होगा। आइसोलेशन का मतलब द पर्सन डज हैव डिजीज, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको डिजीज है, वो स्प्रेड कर सकता है, उसको अलग रखिएगा, अलग रखिएगा। चिकन पॉक्स होता है तो घर में एक कमरे में बंद कर देते हैं, यस और नो, दैट इज आइसोलेशन। एक इल नहीं है, इल को अलग रखना दैट इज आइसोलेशन, और इल के कांटेक्ट में आने वाले पर्सन को अलग रखना दैट इज अ क्वारंटाइन, दैट इज अ क्वारंटाइन। डिफरेंस समझना, आइसोलेशन उस पेशेंट को रखते हैं जो किसी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है, और क्वारंटाइन उसको रखते हैं जो सस्पेक्टेड है या उसके कहीं न कहीं जो है कांटेक्ट में आया होगा, उसको रखेंगे, उसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। इट्स क्लियर एवरीवन? हाँ, क्वारंटाइन जो है 14 डेज बिल्कुल सही है। क्वारंटाइन का पीरियड 14 दिन है, ये सही है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वारंटाइन कितने दिन का होता है, तो आपको लिखना 14 डेज। मैं हमेशा कहता हूं कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया को स्टोर रखना होता है तो कितना दिन तक रखते हैं? अप टू 14 डेज। सुना होगा, एक आपने सुना होगा साइडेक्स को डिस्कार्ड करना होता है या चेंज करना होता है तो 14 डेज से चेंज करते हैं। ये तो सुना होगा ना, ग्लूट्रियल्डिहाइड, है ना, ग्लूट्रियल्डिहाइड सुना होगा, साइडेक्स सुना होगा। साइडेक्स को जब भी हमें चेंज करना होता है 14 दिन से करते हैं। कॉर्निया को जब भी स्टोर रखना होता है तो आई बैंक में 14 दिन रख सकते हैं। क्वारंटाइन 14 दिन कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लगभग 3 वीक का है। तो कहानी कुछ मिलती जुलती। शुक्रिया अर्शिया शेख। तो याद आ गया, कॉर्निया 14 दिन स्टोर करना होता है, साइडेक्स को 14 दिन से चेंज करना होता है। कुछ याद आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो 14 डेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन, अगला देखिएगा। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं बच्चों, एक बदमाशी कैसे कैसे करता है, कैसे आपके बॉडी में, लंग्स में इंफेक्शन होता है। थोड़ा सा अगला 5 से 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कोविड की एंट्री और आपके लंग्स में इंफेक्शन डेवलप होने तक क्या क्या होगा, लंग्स में जाकर के कोरोना वायरस कहां पर धमाका करता है, ये भी आज समझ में आ जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सब्र रखना, बहुत मजा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं पैथोजेनेसिस की, हियर यू कैन सी मैंने क्या लिखा है। आई वाज पुटेड हियर, सारस कोरोना वायरस 2 मेनली एक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज अ न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल। देखिए, आपको याद होगा मेरे बच्चों, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था एल्यूलाई पढ़ा था। एल्यूलाई में 3 सेल, एक मैंने आपको कहा था बच्चों टाइप 1 सेल, एक मैंने कहा था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टाइप 2 सेल, एक मैंने आपको पढ़ाया था टाइप 3 सेल। टाइप 1 सेल को आप बोल सकते हैं न्यूमोसाइट टाइप 1, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2, न्यूमोसाइट 3। ये एल्यूलाई के सेल के दूसरे नाम, ध्यान से समझना, एल्यूलाई सेल के दूसरे नाम। आप सबको पता बच्चों, टाइप 1 एल्यूलाई सेल क्या करता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है। पहला आप नॉर्मली समझना, टाइप 1 एल्यूलाई सेल क्या करता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है। टाइप 2 क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। टाइप 2 क्या प्रोड्यूस करता है? सर्फेक्टेंट। टाइप 2 क्या प्रोड्यूस करता है? सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है, और ये सर्फेक्टेंट क्या करता है? एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो इस सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कौन करता है? टाइप 2। और टाइप 3 क्या करता है बच्चों? फेगोसाइटोसिस। टाइप 3 क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। ये तीनों के नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूं। दीज आर द 3 सेल्स विच इज लोकेटेड इनटू द एल्यूलाई, और तीनों एल्यूलाई के टाइप है। टाइप फर्स्ट का नाम है न्यूमोसाइट 1, टाइप सेकंड का नाम है न्यूमोसाइट 2, टाइप थर्ड का नाम है न्यूमोसाइट 3। टाइप 1 जो है O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है, टाइप 2 जो है सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करता है, टाइप 3 जो फेगोसाइटोसिस का काम करता है। कहानी क्लियर होना चाहिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब आपको कंपटीशन में पूछेगा कि ये सारस कोरोना वायरस 2 जो है ये कौन से सेल पे आकर के बदमाशी करेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप 2 सेल के ऊपर आकर के बदमाशी करेगा। दिस इज योर MCQ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना वायरस 2 जो है जाकर के कहां इफेक्ट करता है, कहां जाके अटैच होता है। न्यूमोसाइट टाइप 2 का मतलब बच्चों टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने यहां पर मेंशन किया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? रोहितास, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन।
अब मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं, थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। एंटर थ्रू द नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, या तो आपके नाक के द्वारा एंटर होगा या आपके माउथ के द्वारा। मुंह बंद रखना है, नोज पे मास्क लगा के रखना है। यही तो होता था ना, हाँ यही तो होता था ना कोविड में, ऐसे बात करते थे, अच्छा आपको कहाँ जाना है, या फिर ऐसे बात करते थे, या फिर ऐसे बात करते थे, और बड़े प्रिकॉशन लेते थे, बड़े प्रिकॉशन लेते थे, है ना। सुना ना, नोज और माउथ बोथ आर द वे विल एंटर, यहां से ये कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। नाक बंद कर दिया मास्क की मदद से, और मुंह बंद रखा। किसी ने कहा ना कि अपना मुंह बंद रख, जहां जरूरत पड़े वहीं खोल। तो कभी कभी मुंह बंद रखना बड़ा हेल्थी होता है ना। इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, अनवांटेड शब्दों को बाहर आने से भी रोकता है ना। कई लोग जहां जरूरत नहीं होते वहां बड़ी भविष्यवाणी करते बैठ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी बतौलेबाजी करते हैं। उनको कहो अपना मुंह बंद रखे। ये सोसाइटी में बहुत होता है, पंचायतों में बहुत होता है। तो मुंह खुला रखने से बड़बोलापन बाहर निकलता है, क्रूरता बाहर निकलती है, द्वेष बाहर निकलता है। और यदि मुंह खुला रह गया तो कोरोना वायरस भी अंदर जा सकता है, कोरोना वायरस भी अंदर जा सकता है। तो मैंने मेंशन किया कि एंटर थ्रू द नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। पहले सारस कोविड 2 था, ये कहां इफेक्ट करता मैंने बताया। अब ये एंटर होने के बाद में एल्यूलर सरफेस पे जाएगा थ्रू द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस एंड विथ TMPRSS2, ट्रांस मेम्ब्रेन सेरिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर। देखिए, ट्रांस मेम्ब्रेन सेरिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसका नाम है TMPRSS2। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर रहा हूं बच्चों। यहां पर ये जाकर के इस मेम्ब्रेन पे जाकर के अटैच होगा। देन future nursing officers, after the entry of the alveolar cavity, it encapsulated structure destroyed due to the phagocytosis or macrophages। encapsulated structure जो है ये destroy हो जाएगा। whenever rupture of the covering, maximum effect type 1 और type 2 cell, impaired gas exchange and collapse of alveoli। सीधी सी बात है, टाइप 2 सेल सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कर रहा था, इसके ऊपर धमाका होगा तो एल्यूलाई कोलैप्स हो जाएगा। टाइप 1 सेल यदि इन्वॉल्व हो गया, टाइप 1 सेल का काम क्या था, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। जब O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं होने लगेगा तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंटर होगा तो कहां जाएगा, टाइप 1 सेल के पास जाएगा और वहां पर फर्दर मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करेगा। टाइप 2 के पास जाएगा, टाइप 2 को डैमेज करेगा तो एल्यूलाई कोलैप्स होगा। तो टाइप 1 को यदि डैमेज करेगा तो O2 CO2 का एक्सचेंज इंपेयर्ड होगा, और जब गैस का एक्सचेंज इंपेयर्ड होगा, एल्यूलाई कोलैप्स होगा। तो मेरे बच्चों, ड्यू टू CO2 रिटेंशन, मतलब आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है ये। आपके CO2 का लेवल बढ़ेगा, O2 कम हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम हो रही थी कोविड में, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे लोग। O2 मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। सुना होगा आपने ऑक्सीजन के लिए क्यों तरस रहे थे, क्योंकि इसने जाकर के टाइप 1 और टाइप 2 सेल के साथ नाइंसाफी की। टाइप 1 का काम था एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक मीडियम प्रमोट होगा, रिप्लिकेशन ऑफ वायरस विद द प्रेजेंस ऑफ RDRP, RNA dependent RNA produce enzyme receptor, then replication through the exocytosis, release inflammatory chemical mediator, और फाइनली क्या कर देता था, इन्फ्लामेशन। फाइनली क्या कर देता, लंग्स में इन्फ्लामेशन, सांस में तकलीफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस नहीं ले पाना, और एक दिन पेशेंट को भगवान के पास जाना पड़ता था। ये कंडीशन आपने देखा था, ये कंडीशन आपने देखा था। कैसे कॉज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किस किस सेल को जाके इफेक्ट करता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे चेंजेस होते हैं। अब समझ में आया बच्चों? ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये देखिए जैसे CO2 बढ़ता है ना बच्चों, CO2 यदि इंक्रीज हो रहा है तो pH डिक्रीज होगा, और pH डिक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। आपको कहानी समझ में आ गई होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझ में आया आपको? कुछ कुछ समझ में आया, इन्फ्लामेशन होने तक की कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों। ओके फाइन। अब मैंने यहां पर पुट किया कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ कोविड-19, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉमन सिम्टम क्या है ना। कई बार आपने न्यूज़पेपर में, आपने टीवीज पे, आपने डिफरेंट मीडिया के थ्रू देखा होगा। तो मैंने लिखा कि सबसे पहला कोई पूछे एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन साइन में पहला साइन क्या, तो लिखना फीवर। फीवर आप लिख सकते हो, एग्जाम का MCQ बन सकता है। देन पायरेक्सिया लिख सकते हो। देन फिब्राइल आप लिख सकते हो।
फीवर बोल सकते हो, पायरेक्सिया बोल सकते हो, फिब्राइल बोल सकते हो। ये पहला साइन है, पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और आपको अच्छे से पता है जब जब हम जिक्र करते हैं कि इन्फेक्शन को और इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल साइन कौन है, तो आपका आंसर क्या था बच्चों? फीवर। आपका आंसर क्या था? फीवर। तो या फीवर मोस्ट कॉमन साइन है, पहला साइन मैंने पुट किया एग्जाम में, फर्स्ट साइन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ड्राई कफ, सूखी खांसी आती, ऐसा सुना था, देखा था, है ना? कोविड में हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जब पेशेंट के पास से गुजरते होंगे ये वाली खांसी देखा होगा, कफ नहीं आ रहा था, सूखी खांसी थी। एंड टायर्डनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, थकान, हारा हुआ, है ना? टायर्डनेस फील हो रहा था, टायर्डनेस, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज टायर्डनेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज टायर्डनेस। ये तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड याद रखना एग्जाम में, यहां से एमसीक्यू। अरे बच्चों, ड्राई कफ, फीवर, टायर्डनेस, हाँ सॉर थ्रोट होगा, बहुत सारी चीजें होगी, वो आगे डिस्कस करूंगा ना। मैं एग्जाम के पैरामीटर से पूछ रहा हूं कि आपसे पहले फर्स्ट कौन सा सिम्टम है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो आप गलती ना करें, आप गलती ना करें। हाँ बिल्कुल, सीवियर हेडेक होता था, सॉर थ्रोट होता था, आवाज भी नहीं आती थी, ये बहुत कुछ है, आगे जिक्र करूंगा। जहां अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब कॉमन साइन पे आ जाता हूं, साइन एंड सिम्टम पे आ जाता हूं बच्चों। जैसे मैंने लिखा कि माइल्ड केस है, मतलब शुरू शुरू का केस है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर आपको बताऊंगा बच्चों, माइल्ड केस है, अभी अभी कोविड-19 एंट्री किया है, अपना घर बसा रहा है, तो बच्चों कॉमन कोल्ड होगा, कॉमन कोल्ड होगा प्रिया, कॉमन कोल्ड होगा बच्चों। और कॉमन कोल्ड के साथ साथ फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, मायाल्जिया, एनोरेक्सिया, देन बच्चों अनोस्मिया, मतलब स्मेल का पता नहीं चलेगा, लॉस ऑफ स्मेल बोल सकते हैं, है ना? लॉस ऑफ स्मेल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ये चीजें देखने को मिलेगा, है ना? दैट इज अ, ये सिम्टम किसमें? माइल्ड केस में, माइल्ड केस में। ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माइल्ड केस की बात करूं तो शुरू शुरू में थोड़ा कॉमन कोल्ड होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, हल्का सा कफ आएगा, माइल्जिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया होगा। शुक्रिया प्रतीक्षा। एनोस्मिया मतलब स्मेल का पता नहीं चलता, स्मेल का पता नहीं चलता। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं बच्चों, कंडीशन थोड़ी और सीवियर, मॉडरेट हो गया, मतलब माइल्ड तो थे, तब तक चल रहा था कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ध्यान ही नहीं देते थे। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन, तो मॉडरेट पे जाएंगे तो पेशेंट को माइल्ड निमोनिया हो जाएगा बच्चों, लंग्स में मल्टीप्लीकेशन होने लग गया। हाइपोक्सिया, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, टाइप 1 सेल के ऊपर अटैक हो रहा है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ना बच्चों, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सीमिया, देखिए लैक ऑफ O2 इन टिश्यू और लैक ऑफ O2 इन ब्लड। भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन कमी हो रही है। हाँ बच्चे कह रहे थे 1 से 1.5 महीने तक स्मेल को पता ही नहीं देता, ये सच है, सच का सामना करवा रहा मेरे बच्चों। जिसको कोविड नहीं हुआ है, जिसने कोविड का वो पेंडेमिक नहीं देखा है, वो आज जान लीजिएगा, वो आज जान लीजिएगा माय लविंग फ्यूचर। मायाल्जिया मतलब पेन बच्चों। देयर इज अ हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 मोर देन 45 mm ऑफ Hg। CO2 का बढ़ना हाइपरकैप्निया कहलाता है, CO2 का बढ़ना हाइपरकैप्निया कहलाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, हाइपरकैप्निया। देन बच्चों एसिड बेस इंबैलेंस, क्योंकि पीएच यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज, CO2 बढ़ रहा है, पीएच कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है बच्चों। SpO2 देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको शेयर कर रहा हूं। SpO2 कम हो रहा था, आपने देखा है पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू देखा कोविड में, कितनी वैल्यू, हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर आने लग गया, क्योंकि बैठे बैठे क्या करते हैं, इनको SpO2 देखते हैं कि मेरा SpO2 कम तो नहीं हुआ। SpO2 कम हो गया तो डॉक्टर को फोन करते, डॉक्टर साहब 95 से कम हो रहा है, कोविड तो नहीं हो गया मुझे, याद है ना? ये SpO2 जो है, देखिए बदमाश बच्चों, नॉर्मली SpO2 मैं इन्फेंट की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, आपकी बात करूं, आप सारे नालायक मेरे अडल्ट जो है, आपका SpO2 मोर देन 95% या 96 to 100% होना चाहिए था, होना चाहिए था। और इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे हम लोग? हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज कर रहे थे, पल्स ऑक्सीमेट्री यूज कर रहे थे। और इसमें दो चीजें देखते हैं,
हार्ट रेट देखते हैं और O2 सैचुरेशन देखते हैं। ये जीएमसीएच ने एक एमसीक्यू पूछा था, याद होगा आपको। जीएमसीएच ने क्या पूछा कि पल्स ऑक्सीमेट्री से कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं। तो वहां लिखना था हार्ट रेट भी चेक करते हैं, एसपीओ2 भी चेक करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या लिख के आए पता है, एसपीओ2। आप देखना पल्स ऑक्सीमेट्री का प्रॉप जब लगता है, आजकल तो एडवांस डिवाइस आ गई, उसमें 2 पैरामीटर देखने को मिलता है, हार्ट रेट भी मिलता है, एसपीओ2 भी देखने को मिलता है। दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो बच्चों सैचुरेशन देख रहे थे घर पे बैठे बैठे, हर घर में एसपीओ2 मशीन आ चुकी थी, 93 से कम हो गया, मतलब तुरंत कहीं की डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अब बात आती है बच्चों सीवियर केस, वो डरावना मंजर, सीवियर केस की बात करो। सीवियर केस में मॉडरेट साइन प्लस साइन ऑफ एआरडीएस, यहां पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सिम्टम दिख रहे थे, एआरडीएस वाली कंडीशन हो गई थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। साथ में इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, क्योंकि टाइप 2 तो डैमेज हो ही रहा था, टाइप 1 भी अफेक्ट हो रहा था, और टाइप 1 का काम है एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। तो टाइप 1 जब कब्जे में ले लिया कोविड-19 है, तो सांस में तकलीफ हो रही थी, O2 अंदर नहीं जा रहा था, CO2 बाहर नहीं जा रहा इस तरीके से बच्चे परेशान हो रहे थे, बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे थे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता, ग्रंटिंग, एबनॉर्मल साउंड। ग्रंटिंग कब होता है, जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। देन बच्चों साइनोसिस, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, सीवियर निमोनिया डेवलप हो रहा था, खांस रहे थे पेशेंट, तड़प रहे थे, साथ में नेजल फ्लेरिंग, ऐसे नेजल फ्लेरिंग हो रहा था, सांस ले रहे थे, नाक भी फड़फड़ा रहा था। बच्चों आपने देखा होगा, बहुत डेंजरस कंडीशन। जस्ट रिमेंबर कोविड-19 पेंडेमिक, बहुत ही बुरे हालात थे। नेजल फ्लेरिंग, जब नाक से सांस लेते हैं तो नोज भी ऐसा फ्लेरिंग कर रहा था, क्योंकि यू आर नीड O2, ऑक्सीजन चाहिए था आपको, उसको लेने के लिए लंबी नाक के द्वारा फ्लरिंग हो रहा था। और ये सारे सीवियर केस के सिम्टम आपको बता रहा हूं, सीवियर केस के सिम्टम बता रहा हूं। मेंटल अलर्ट विथ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कम हो रहा था, ओरिएंटेशन कम हो रहा था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और धीरे धीरे इन सिम्टम के साथ के अंदर सेप्टिसीमिया, ऑर्गन फेलियर, भगवान को प्यारे हो रहे थे पेशेंट। ये है वो सीवियर केसेस के सिम्टम। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मॉडरेट साइन के साथ एआरडीएस, गैस एक्सचेंज इंपेयर्ड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ग्रंटिंग, साइनोसिस, सीवियर निमोनिया, नेजल फ्लरिंग, मेंटल अलर्ट जो है कहीं न कहीं इंपेयर्ड हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन तो खोपड़ी में भी नहीं पहुंच रही थी, जब नहीं जा रही थी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो रहा था, इंफेक्शन हो रहा था पेशेंट के ब्लड में, ऑर्गन फेलियर, पेशेंट भगवान के पास जाने के लिए बेकरार हो रहे थे बच्चों, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। कोविड-19 पेंडेमिक की बात कर रहा हूं, एक एक सिम्टम को रिकॉल करना, क्योंकि मैं सीवियर सिम्टम की बात कर रहा हूं, सीवियर सिम्टम की बात कर रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट ऑफलाइन बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। आपका 12 मार्च को नॉर्सेट, 12 मार्च को नॉर्सेट 2023 से पहले आखिरी बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच। जो बच्चे नॉर्सेट 2023 का सपना देख रहे हैं, जैनसी परिवार से जुड़ करके ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं बच्चों, वीकली ओमा टेस्ट होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री लाइब्रेरी, इवनिंग टाइम 2 to 7 PM, हॉस्टल फैसिलिटी, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेस, और इन सब के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप 1000 रुपए 9636032691 पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें और इस नए ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, नए ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। अगला देखिएगा, which among the following is considered as the recommended method to identify confirm COVID-19? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा, which among the following considered as the recommended method to identify confirm COVID-19? मतलब वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन में कह सकता हूं, रिकमेंडेड मेथड की बात कर रहा हूं, जो कोविड-19 को कंफर्म करेगा, कोविड-19 को कंफर्म करेगा। which among the following is considered as a recommended method to identify the confirm COVID-19? ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, मैंने लिखा है एंटीबॉडी टेस्टिंग, मैंने लिखा है बच्चों रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और मैंने लिखा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंटीजन टेस्ट। देखिए मुझे पता था आरटीपीसीआर लेके आ जाएंगे, आरटीपीसीआर कहां लिखा मेरे बच्चों, दिस इज टू मच टू मच टू मच, ये तरीका ठीक नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। कहां लिखा आरटीपीसीआर? अखिलेश रिवाक, वेयर आर यू? आर यू इन अ क्लासरूम?
क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैंने कहीं आरटीपीसीआर नहीं लिखा है, सच में टू मच। और मैं बता दूं आपको, शायद पता भी नहीं होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपको, अभी तक होश में नहीं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। Which of the among following consider the recommended method to identify confirm COVID-19? अब recommended method के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे? और यहां मैं 500 वोट का झटका देने वाला हूं, अभी तक नहीं पता तो वेट करें, नहीं पता तो वेट करें। आपको मैं बता देता हूं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर थोड़ा हिंट देता हूं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का मतलब टेक सैंपल ब्लड, नेजल म्यूकस, CSF, सलाइवा, रेस्पिरेटरी, सर्फेक्टेंट, इन सारे जांच को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। इन सारी जांच को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। ब्लड सैंपल हो गया, नेजल म्यूकस का सैंपल हो गया, CSF का सैंपल हो गया, सलाइवा का सैंपल हो गया, रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट का सैंपल हो गया। इन सैंपल का टेस्टिंग करने को मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलते हैं। और आंसर आपका ए ही होगा। आरटीपीसीआर किसका करोगे? जानकारी नहीं तो वेट करना ना बच्चों, क्यों गलत लिख रहे हो? है नहीं पता, फटाफट एंटीजन। कहा मैंने क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, एंटीबॉडी टेस्टिंग लिए तो एलाइजा करो ना बच्चों, एलाइजा करो, वेस्टर्न ब्लॉट करो, उससे पता चलेगा। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट वी कांट से, देन एंटीजन टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में आरटीपीसीआर करो ना बच्चों, क्योंकि आरटीपीसीआर के लिए सैंपल क्या चाहिए? नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड लीजिएगा। वैसे ही अब आपका ए राइट होगा। अब आपको शायद समझ में आया होगा, तो यहां पर अभी आपका जो है ए राइट आंसर होगा, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स क्लियर एवरीवन? आया समझ में? ए राइट क्यों है, क्या आंसर होगा, ये सारे पैरामीटर आपको अंडरस्टैंड हुए ना? आरटीपीसीआर के बारे में जिक्र करूंगा जब मैं आरटीपीसीआर पर आऊंगा। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की मैंने बात की, इट इंक्लूड आरटीपीसीआर। अब इसके अंदर आरटीपीसीआर आएगा, वो भी कहानी समझा देता हूं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है, इट इंक्लूड आरटीपीसीआर। एक और आज रियलिटी बताऊंगा, आरटीपीसीआर ऐसे लिखा जाता है, ये जो आर है, रियल कहते हैं, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज टेस्ट विल कंडक्ट अंडर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के अंदर कंडक्ट किया जाता है, जिसको आरटीपीसीआर, ये सारे बच्चों को पता है। मैं और बात बता देता हूं, सैंपल इज टेकन फ्रॉम द नेजल और थ्रोट स्वैब और सलाइवा। आरटीपीसीआर करने के लिए सैंपल चाहिएगी। मुनिराज त्यागी, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर लिखे, मॉलिक्यूलर नहीं है तो आरटीपीसीआर। मॉलिक्यूलर का ही एग्जांपल आरटीपीसीआर है। देखिए, सैंपल इज टेकन फ्रॉम द नेजल और थ्रोट स्वैब और सलाइवा। आरटीपीसीआर के लिए पूछेंगे सैंपल कहां से ले सकते हैं, तो ज्यादातर आपने देखा होगा नाक के अंदर स्टिक को डाला जाता है ऐसे, है ना, और फिर उसको रोल करके लेके कल्चर में डाल दिया जाता था। और थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं। मैंने ये भी मेंशन किया है, डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस टू आइडेंटिफाई इफ द पर्सन इज करंटली इन्फेक्टेड विद द कोविड-19। मैंने आपको याद होगा, जब कोविड-19 की मैंने बात की थी, मैंने कहा था कोविड-19 एक प्रोटीन सब्सटेंस है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसी का पता लगाते हैं हम आरटीपीसीआर में, ध्यान रखना, इसी का पता लगाते हैं आरटीपीसीआर में। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोई आपसे पूछ लेता कि आरटीपीसीआर में क्या देखते हैं, तो आप लिखना जेनेटिक मटेरियल किसका? इस कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल, उसके अंश की ये बदमाश आपके बॉडी में आया कि नहीं आया, आपकी बॉडी में आया कि नहीं आया। इस बदमाश की बदमाशी को देखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? आरटीपीसीआर करते हैं। क्लियर लिखा है, डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस टू आइडेंटिफाई इफ द पर्सन इज करंटली इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 या SARS-19। आगे समझ में क्यों करते हैं आरटीपीसीआर? किसका एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का। किसका एग्जांपल है बच्चों? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मैं कुछ और पैरामीटर आपको बताऊंगा, जब पेशेंट को कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो क्या क्या चीजें बदलती है। बट ये टेस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, दैट इज योर आरटीपीसीआर। नाउ नेक्स्ट वन, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हम करेंगे, एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑल्सो नाउन एज सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग हम करेंगे, बट वो कंफर्म टेस्ट नहीं है। हाँ, कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडी का पता लगाने में मदद करेगा, तो एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑल्सो नाउन एज सीरोलॉजिकल टेस्टिंग।
इट डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस, मैं ऑलरेडी आपको जिक्र कर चुका हूं। ब्लड सैंपल लेते हैं हम इस टेस्ट के लिए, जब भी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करना होता है ब्लड सैंपल, और ब्लड सैंपल लेकर के हम इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, इसको सीरोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, यदि आपको कभी कोविड-19 हुआ है, कोरोना आपको कभी इफेक्ट हुआ है, तो जितने डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा होगा, ध्यान से देखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने यहां मेंशन किया, एक फोटो दिख रहा होगा आपको, डॉक्टर ने कई बार बोला होगा लंग्स का सीटी करवा लो, सीटी का स्कोर देखने को बोला होगा, याद होगा बदमाश बच्चों, आस पड़ोस में हॉस्पिटल में। आज देता हूं पूरी जानकारी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। अगला टेस्ट लिखा मैंने HRCT। HRCT का मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन सिटी। HRCT डॉक्टर क्या बोलता है, कोविड लग रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, इसके HRCT करवा लो, HRCT करवा लो। पता तो चला HRCT क्या है, क्या देखेंगे HRCT में। आज मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को पता लगना चाहिए कि HRCT क्या है, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन। हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन क्या होगा इसके अंदर, वो भी जानना जरूरी है। यूज फॉर असिस्ट द लंग लॉब फाइब्रोसिस, क्योंकि लंग्स के लॉब का फाइब्रोसिस हो रहा था पेशेंट को कोविड-19 की वजह से। एक्सरे की बात करूंगा। हाँ देखिए, HRCT हाई रेजोल्यूशन सिटी करते थे कोविड-19 वाले में, और इसका जो यूज था वो लंग लॉब के फाइब्रोसिस को असिस्ट करने के लिए। मल्टीफोकल ग्राउंड ग्लास इन कोविड, रिवर्स हेलोसाइन, मजेदार बात, ये एग्जाम का एमसीक्यू बन सकता है। रिवर्स हेलोसाइन को हिंदी में बोलते हैं उल्टा प्रभामंडल चिन्ह। आपको दिख रहा होगा ये जो है उल्टा प्रभामंडल चिन्ह की तरह आपके लंग्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स हेलोसाइन। रिवर्स हेलोसाइन का मतलब, अभी आपके लंग्स कौन शेप के होते हैं, लंग्स का नॉर्मल शेप कैसा होता है, कौन शेप होता है, लंग्स का नॉर्मल शेप कैसा होता है, कौन शेप होता है, और कोविड ऐसा होता है आपका लंग्स, ये आपका नॉर्मल लंग्स है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर 3 लॉब होगा, यहां पर 2 लॉब होगा, बट यहां देखिएगा, यहां देखिएगा कोविड वाले पेशेंट के लंग्स की हालात देखना, कोविड वाले पेशेंट के लंग्स की हालात जो HRCT में देखते हैं, HRCT में देखते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स हेलोसाइन। कोविड-19 पॉजिटिव वाले पेशेंट के लंग्स में देखने को मिलता है बच्चों। अब आएगी मजे की बात, अब हम कोविड पेशेंट का HRCT करते हैं ना, तो HRCT में स्कोर आता है, HRCT में स्कोर आता है। कई बार क्या होता है, किसी को नहीं पता फिर भी बोलता है, ये स्कोर देख के बोलते हैं ये तो नॉर्मल है। आज जानकारी ले लेना, आज जानकारी ले लेना, स्कोर के अंदर यदि 18 to 25 आ रहा है तो बच्चों सीवियर कंडीशन है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था जिसका स्कोर 25 आ रहा है, तो डॉक्टर तुरंत एडमिट करता है, तुरंत भर्ती करता है, क्या ये सीवियर कंडीशन है, तुरंत एडमिट करा था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि इसका स्कोर 18 to 25 है, मतलब शी नीड या ही नीड फॉर इमीडिएट केयर, तुरंत केयर की जरूरत है। 25 मैक्सिमम होता है बच्चों उसमें, मॉडरेट में 7 to 17, माइल्ड में 1 to 7। जितना स्कोर कम उतनी दिल को तसल्ली, जितना स्कोर कम उतना दिल को तसल्ली कि यार मेरे लंग्स जो है अभी तो काम अच्छे से कर रहे हैं, अभी तो काम अच्छे से कर रहे हैं। तो याद रखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और ये कोविड के अंदर दुनियादारी सीखी होगी मेरे बच्चों ने, इंडिपेंडेंस सीखी होगी, रेस्पेक्ट सीखा होगा, जिंदगी में कभी हार नहीं मानने की कसम खाई होगी बच्चों इस कोविड-19 में। और मैं हमेशा कहता हूं कोविड-19 ने आपको दुनियादारी सिखाई मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां आप जिंदगी में जीना सीख सकते हो, हर परिस्थिति से फाइट करना सीख सकते हो, ये कोविड-19 ने सिखाया। और इसी कोविड-19 में HRCT का बड़ा ट्रेंडिंग था, 25 तक स्कोर आ रहा, तो कंडीशन उसकी बड़ी सीवियर थी। मॉडरेट तो 7 to 17 और माइल्ड में 1 to 7। ये स्कोर याद रखना मेरे बच्चों, स्कोर पे एमसीक्यू बन सकता है कि कितना स्कोर है तो क्या कंडीशन है, कितना स्कोर है तो क्या कंडीशन है। एक्सरे भी करते थे, बाइलेटरल मल्टीफोकल एल्यूलर ओपेसिटी दिखती थी। हम ये नहीं कह रहे एक्सरे को तवज्जो नहीं दी, एक्सरे को भी इज्जत दी गई थी, एक्सरे को भी इज्जत दी गई, एक्सरे भी कंडक्ट किया जाता था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये तो बात होगी इन्वेस्टिगेशन की, मैं बात कर रहा था। अब कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी होते थे, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी होते थे जिसमें आप देखते तो WBC काउंट कम हो रहा था। डी डाइमर ये ब्लड क्लॉट के बारे में जानकारी दे रहा था, तो डी डाइमर भी कर रहे थे, आपने देखा होगा डी डाइमर भी कर रहे थे। डी डाइमर यहां पर बढ़ रहा था, डी डाइमर बढ़ रहा था, ब्लड क्लॉट जो है धीरे धीरे ज्यादा हो रहा था, डी डाइमर बढ़ रहा था। साथ में पीटी एंड INR,
पीटी आईएनआर जो है, आपने देखा होगा किसी पेशेंट को वारफरिन चल रहा है, वारफरिन चल रहा है, और वारफरिन के इफेक्टिवनेस का पता लगाना है, इफेक्टिवनेस का पता लगाना, तो हम लोग आईएनआर कर रहे हैं बच्चों। आपको पता होगा लो मॉलिक्यूलर वेट हिपरिन तो बहुत दिया गया था, एनोक्साप्रिन बहुत दिया गया था कोविड में, आपने सुना होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत दिया होगा। तो इंक्रीज पीटी आईएनआर, साथ में इंक्रीज लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, ये सारे लेवल जो है आपको देखने को मिल रहा था कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट को। या डी डाइमर, बच्चों को याद आ रहा है कि बच्चों ने चीजें तो देखी थी। शुक्रिया मंजुलता, और नॉर्सेट 2023 जरूर याद करेगा, जरूर याद करेगा इस तरीके के पैरामीटर को देखने के बाद। अब बच्चों मैं बताना चाहता हूं कुछ रिस्क फैक्टर मैंने यहां लिखे हैं। मतलब ये कोविड जो है ना, ये नालायक किसके लिए खतरा था, कोविड जो है किसके लिए डेंजरस था। मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूं, थोड़ा रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूं। देखिएगा, एडवांस एज या 60 साल, या तो बच्चों को होना डेंजरस था, 60 साल के बाद के लोगों को हो रहा, तो ज्यादातर तो भगवान को प्यारे हो रहे थे। तो एक तो एडवांस एज में यदि किसी को हो गया तो अच्छी बात नहीं थी, तो अच्छी बात नहीं थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। या मोर देन 60 ईयर के लोगों को हो रहा था तो बचने की संभावना थोड़ी कम थी। ये दो डेंजरस एज ग्रुप था, ये डेंजरस एज ग्रुप था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि कोविड एडवांस एज के लिए डेंजरस था, और मोर देन 60 घर में दादा दादी को खतरा ज्यादा था, बच्चों को खतरा ज्यादा था, चाइल्ड और ओल्ड एज में। इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज, मतलब किसी को एड्स है या किसी को मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है या किसी को एज है, इन दो एज ग्रुप को, इन दो एज ग्रुप के लिए ये कंडीशन डेंजरस थी, ये कंडीशन जो है डेंजरस थी। इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज, जिसको ऑलरेडी इम्यूनिटी सब, क्योंकि उसके बॉडी में इम्यून पावर ही नहीं था लड़ने का, तो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट का एग्जांपल मैंने एड्स वाला लिखा है, मैलिग्नेंट लिखा है। डायबिटीज हाइपरटेंशन वाले को भी खतरा था, डायबिटीज और हाइपरटेंशन वालों के साथ साथ में कार्डियक डिजीज को, क्रोनिक लंग डिजीज वाले को खतरा था, कैंसर वाले पेशेंट को खतरा था बच्चों। और ये डर जो है बड़ा डरावना था, ये डर जो है बड़ा डरावना था। इसलिए बता रहा हूं कि किस किस को कोविड होने का खतरा ज्यादा था, बच्चों में और 60 साल के ज्यादा लोगों में, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट में, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट में, कार्डियक और क्रोनिक लंग डिजीज और कैंसर के पेशेंट में कोविड का खतरा ज्यादा था। और ब्लैक फंगस तो डायबिटीज वालों को कुछ ज्यादा ही हो रहा था, ब्लैक फंगस, आंखों की आंखें निकाल ली थी, पता आपको बच्चों। ओके फाइन, अब आपने देखा रिस्क फैक्टर देखा, सब सिम्टम देखा, तो ट्रीटमेंट भी याद दिला दूं, कौन सी टेबलेट दी जाती थी, कितना एमजी दिया जाता था, जानकारी तो पूरी लेते मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं कि माइल्ड केस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या कर रहे थे उस पेंडेमिक में, माइल्ड केस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या कर रहे थे। तो देखना बच्चों, होम आइसोलेशन प्रीफर कर रहे थे, घर में बंद कर दे, अकेला रखे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देखिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक HCQ हाइड्रोक्सी क्लोराइड टेबलेट लिखा बच्चों। हाइड्रोक्सी क्लोराइड टेबलेट जो है 400 mg BD दे रहे थे 1 डे, देन 400 mg OD फॉर 4 डे। ये डोज देखना, ये डोज देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये टेबलेट का नाम लिखा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट, जिसको HCQ। शुरू में आइसोलेशन के साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, जिसमें 400 mg BD एक दिन देते थे सुबह शाम, फिर अगली 400 mg जो है OD 4 दिन के लिए देते थे, अगला 400 mg जो है 4 दिन के लिए। इस टेबलेट का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट। और ये बड़ी मात्रा में कालाबाजारी भी होते हुए आपने देखा होगा बच्चों। मैं बताऊंगा, रेमडेसिविर के पास आऊंगा बच्चों, वेट करो ना, सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं। आप देखिए, होम आइसोलेशन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 400 mg दे रहे थे एक दिन, फिर उसको डोज को बढ़ा करके 4 दिन में हम जब सुबह शाम दे रहे थे, फिर एक दिन में एक ही बार कर दिया। और बच्चों, बिफोर गिविंग हाइड्रोक्लोरोक्वीन चेक ECG और QT प्रोलोंगेशन, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हार्ट के एट्रियल फंक्शन को भी चेक करना जरूरी था, क्योंकि ये ड्रग जो है ये साइड इफेक्ट कॉज करता है, कंडक्शन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये एक पैरामीटर डियर नर्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि जब भी ये टेबलेट दिया जा रहा है तो एक बार पेशेंट का ECG करके चेक कर लें, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पे दिखता था, लगातार ECG चल रहा है। ज्यादातर सिचुएशन आपने देखा होगा, ICU में देखा होगा, इंटेंसिव केयर के अलावा HDO में देखा होगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये मैं बात कर रहा हूं माइल्ड केस की, ये बात कर रहा हूं माइल्ड केस की। डॉक्टर ये मेडिसिन देके घर भेज देता था,
घर भेज देता था। बट मॉडरेट केस के लिए क्वेश्चन बनेंगे। मॉडरेट केस की बात करूं तो पेशेंट का टारगेट क्या होता था कि इसको कम से कम इसका SpO2 जो है, SpO2 है वो 93% से नीचे नहीं आने देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पेशेंट का SpO2 जो है, देखिए SpO2 क्या होता है, पार्शियल O2 सेचुरेशन। O2 सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी। ध्यान से समझना, O2 सेचुरेशन का मतलब होता है O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, और O2 कैरिंग कैपेसिटी 95 से ज्यादा होती है, नॉर्मली 96 टू 100 होती है। तो ये ट्रीटमेंट में टारगेट होता है कि 93 से कम नहीं आने देना, 93 से कम नहीं होने देना बच्चों, ये डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। देन ऑक्सीजन देना है जरूरत के हिसाब से। नेजल प्रॉन्स आप यूज कर सकते हैं, फेस मास्क आप यूज कर सकते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क आप यूज कर सकते हैं, हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला। इस फोटो में देखना, इस फोटो में देखना, ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिसको स्पेशल डिवाइस लगा देखा होगा, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ध्यान से देखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, HHHFNC हीटेड ह्यूमिडिफायर हाई फ्लो नेजल कैनुला। HHHFNC हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला। ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ये डिवाइस जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। और ये डिवाइस आपने लगा हुआ देखा होगा कोविड-19 वाले पेशेंट को बच्चों, यदि आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा। बाकी नॉन रीब्रेथर आप सबको पता है कि हाईएस्ट O2 देता है, बट इसका भी बाप आ गया यहां पर, क्योंकि पेशेंट को चाहिए थी ऑक्सीजन, और डिवाइस जो यूज करे थे HHHFNC हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला। पहले कोशिश की नेजल प्रॉन से, फेस मास्क से, बट काम नहीं चला। मैं बात कर रहा हूं मॉडरेट केस की, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके की डिवाइस का फोटो आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या नॉर्सेट का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि नॉर्सेट भी पूछ सकता है 2023 में। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स नोट कर लीजिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके साथ मैंने लिखा है बच्चों फर्दर, अवेक प्रोनिंग पोजीशन टू प्रिवेंट ARDS। अवेक प्रोनिंग का मतलब होता है उल्टा लेटाते, उल्टा ले जाते हैं, मतलब उल्टा लेटाते प्राउन पोजीशन में। अवेक का मतलब पेशेंट नालायक जागता रहता। देखना इस पोजीशन को, ये है अवेक प्रोनिंग पोजीशन, ARDS को प्रिवेंट करने की इस पोजीशन को देखना। बादशाहों की तरह लेटा हुआ, देखो उल्टा लेटा हुआ है, पिलो लगा रखा है, गर्दन एक तरफ है। इस पोजीशन को कहते हैं अवेक प्रोनिंग पोजीशन। प्राउन पता ना बच्चों, प्राउन पता ना, उल्टा लेटना, प्राउन पोजीशन पता ना। तो यहां देखना, ये बादशाह की तरह लेटे, बच बेचारे को कोविड है, क्योंकि ARDS से बचना है। आपसे पूछेंगे ARDS से बचाना कौन सी पोजीशन देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल देना उल्टा लेटाएंगे, अवेक होना चाहिए पेशेंट, और ये पोजीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दैट पोजीशन वी कैन से अवेक प्रोनिंग पोजीशन टू प्रिवेंट ARDS, acute respiratory distress syndrome. That's clear everyone? That's clear everyone, future nursing officers? This position will use, और मैंने लिखा है यहां पर, प्रोफिलैक्सिस में लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन हम दे देते हैं 0.6 mg। याद रखना, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन कितनी बार पढ़ाया मैंने, हिपेरिन, वारफरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट, सबक्यूटेनियस रूट बताया। यहां पर बड़ा यूज किया था बच्चों, कोविड वाले पेशेंट को ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन। रूट हमेशा सबक्यूटेनियस देते हैं, बट ये कब देना था, HS, रात को सोते समय। रात को सोते समय ये इंजेक्शन लगाते थे, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन कौन सी थी, मॉडरेट। एक तो बेचारे का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं होना था, हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई डिजीज, उसको डिवाइस को लगा देते थे, उल्टा लिटा सकते थे। प्रोफिलैक्सिस में लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन दे रहे थे, उसका डोज 0.6 मिलीग्राम था, और रूट सबक्यूटेनियस था। और बच्चों HS का मतलब रात को सोते समय। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे रहे थे साथ में, एंटी इंफ्लेमेटरी
डोज था 0.5 to 1 mg पर केजी बच्चों में यदि है तो 0.5 to 1 mg पर केजी। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, स्टीरॉइड बच्चों, और ये लंग्स के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करने का काम कर रहे थे। तो ये ड्रग भी हम यूज कर रहे थे। हम बात करें मॉडरेट किसकी, हम बात करें मॉडरेट किसकी, एक एक पैरामीटर आपको याद करना होगा। आपको कोविड का कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं करोगे बच्चों आप। नाउ नेक्स्ट वन, सीवियर। हे भगवान अब तो बचा ले, है ना, मतलब आखिरी सांस। भगवान एक तरफ इंतजार कर रहे हैं, घर वाले एक तरफ इंतजार कर रहे हैं। भगवान कह रहे बेटा मेरे पास आजा, घर वाले कह रहे हमारे लिए रुक जाओ। सीवियर वो कंडीशन, आईसीयू में दिख रहा पेशेंट कांच में से तड़पता हुआ, अभी गया अभी गया, अभी आखिरी सांस है। अब सोचिएगा वो दुखद पल, आप बाहर पेशेंट अंदर, उस डेंजरस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो एआरडीएस को ट्रीट करना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। एआरडीएस को मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए आपको तुरंत क्या चाहिए था, मैकेनिकल वेंटिलेटर। उठा के सीधा मशीन पे, मशीन आपको चलाएगी, इसको कह रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। देखा होगा मेरे बच्चों, माइल्ड को देखा हमने, मॉडरेट को ट्रीट किया, अब सीवियर है सीधा ले जाओ आईसीयू में, सीधा आईसीयू में ले जाओ और पेशेंट को डालना है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे। पेशेंट कैन नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, तो वहां पर क्या चाहिए, वहां पर पेशेंट को ये मैकेनिकल वेंटिलेटर चाहिए, और मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को सांस दिलाएगा। हम कह रहे भगवान आज का दिन निकल जाए, कल का निकल जाए, और साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन या अनफ्रैक्शनल, देखिए अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन जिसको हम बोल सकते हैं, ये चल रहे हैं पेशेंट को। पेशेंट वेंटिलेटर पे है। पल्स थेरेपी पेशेंट को हम दे रहे हैं। रेमडेसिविर, जो बच्चे अभी कह रहे हैं रेमडेसिविर माइल्ड केस में नहीं देते हैं, रेमडेसिविर मॉडरेट में नहीं देते हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी दो देखा होगा बच्चों, रेमडेसिविर देते हो सीवियर केस में। रेमडेसिविर 200 mg आईवी, याद रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रेमडेसिविर के साथ साथ में शुरू में 200 mg, फिर 100 mg ओडी नेक्स्ट 4 डेज तक। और रेमडेसिविर इफेक्टिव होता है रिप्लिकेटिव स्टेज में, मतलब आपका कोरोना वायरस जो था ना, कोरोना जो वायरस था, कोरोना वायरस जो था 19, ये नालायक जब आपके लंग्स में जाकर के रिप्लिकेट होता, रिप्लिकेशन का मतलब फैमिली बनाता, 1 से 2, 2 से 3, है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, जैसे ये रिप्लिकेशन होता ना, वहां रेमडेसिविर धमाका कर बेटा रुक, अब रिप्लिकेट नहीं होना है, मतलब रिप्लिकेशन को रोकना है, रिप्लिकेशन रोकना है, तो वहां पर हम लोग रेमडेसिविर का यूज कर रहे थे। आप समझना, मैं सीवियर केस की बात कर रहा हूं, सीवियर केस की बात कर रहा हूं। पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाला जाएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन लगाया जाएगा, पल्स थेरेपी, पेशेंट का पल्स मेंटेन रहे। रेमडेसिविर शुरू में 200 mg आईवी, फिर धीरे धीरे अगले 100 mg ओडी देंगे, और साथ में रेमडेसिविर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इसके अलावा भी ट्रीटमेंट था, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट था। मैं सीवियर केस की बात कर रहा हूं, सीवियर केस की बात कर रहा हूं। देखिए एक ड्रग का नाम लिखा मैंने, टोसिलीजुमाब, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। आपके सामने इस ड्रग का नाम दिख रहा होगा, दैट वी कैन से टोसिलीजुम्बा, दैट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एलर्जी को असिस्ट करके 5 to 8 mg पर केजी पर वेट के अकॉर्डिंग 100 ml नॉर्मल सलाइन में 1 घंटे में हम डाइल्यूट करके दे रहे थे। ये एक स्पेसिफिक ड्रग हम भी यूज कर रहे थे। दैट ड्रग वी कैन से टोसिलीजुम्ब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये पेशेंट के कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडी का काम कर रही थी, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम कर रही थी, और इस ड्रग का भी यूज किया जा रहा है। इसका डोज मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट कैरी ऑन होने से पहले मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए यहां मैंने मेंशन किया फोटो, नीट क्रैश कोर्स 2023। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका जेआईएनसी का जो नीट डिपार्टमेंट है, जेआईएनसी का 11th 12th स्कूल का डिपार्टमेंट है। आपको बता दूं आपके जेआईएनसी जोधपुर में 11th आरबीएसई स्कूल, 11th सीबीएसई स्कूल, 12th आरबीएसई, 12th सीबीएसई, नीट, आरयूएचएस और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बैच चलते हैं बच्चों। तो जो जेएनसी के नीट की टीम है, रेस्पेक्टेड भारती सर, हनुमान सर, सिरवी सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों टीचर डेली जेआईएनसी का जो नीट का चैनल है, जेआईएनसी नीट का चैनल, वहां पर 5 to 8 पीएम फ्री लाइव क्लास स्टार्ट कर दिया बच्चों, फ्री लाइव क्लास
जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अटैक हो रहा है, तो अपने परिवार में अपने नियरेस्ट, अपने डियरेस्ट, अपने फैमिली मेंबर, 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, बीएससी एंट्रेंस की तैयारी करने वाला बच्चा, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा, इस क्लास को देखना ना भूलें। और इस क्लास का लिंक मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में पुट करें। इस टीम के साथ डेली 5 से 8 बजे रोजाना लाइव क्लास, एमसीक्यू सेशन। बच्चों, जो लिंक आपके सामने पुट किया जा रहा है, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक पे क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना फटाफट कर दीजिएगा बच्चों, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके और आपके परिवार तक आ सके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जेएनसी नीट डिपार्टमेंट के ये फैकल्टीज, ये टीचर्स, ये टीम मेंबर अपने नीट के बच्चों के सपने को पूरा करने में मेजर रोल प्ले करें। तो जितने भी बच्चे यहां पर क्लास में हैं, इसी लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, नीट का चैनल ज्वाइन करना है, अपने परिवार के मेंबर को बताना है कि बेटा आप जेएनसी आपको नीट की तैयारी भी करवा रहा है, स्कूल भी चला रहा है, जहां आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन भी पूरी कर सकते हैं। नीट 11 12 साइंस एडमिशन ओपन है, फाउंडेशन कोर्स है 11 12 टारगेट कोर्स भी है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी एडमिशन ओपन है बच्चों, एडमिशन ओपन है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चों। According to the Center for Disease Control and Prevention, social distancing in a COVID-19 is about, ये यूनिवर्सल एमसीक्यू है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना। According to the Center for Disease Control and Prevention, social distancing in COVID-19 is about, क्या कि इस सेंटर ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग कितना होना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, मैंने लिखा 3 फीट, 6 फीट, 10 फीट, नो नीड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सुना ना बच्चों, अमिताभ बच्चन का वो एड, 2 गज की दूरी, अमित जी का एड सुना होगा ना, 2 गज की दूरी। आज बात करूंगा 2 गज की दूरी का बच्चों, और एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। 2 गज की दूरी वाला वर्ड सुना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शुक्रिया अमर। According to the Center for Disease Control and Prevention, social distancing in COVID-19 is about 3 feet, 6 feet, 10 feet. No need for social distancing. कितना डिस्टेंस होना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं सर 6 फीट का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने सुना है आईसीयू, आईसीयू में 2 बेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 6 to 8 फीट होता है। आपने सुना साइकेट्रिक वार्ड में नर्स पेशेंट के बीच का डिस्टेंस 4 फीट होता है। याद रखने का पैरामीटर बता रहा हूं, यदि आप हॉस्पिटल में काम करें, साइकेट्रिक वार्ड में काम करें, तो 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आप और पेशेंट के बीच में। आईसीयू में काम कर रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करें, 6 to 8 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। और यहां पर मैंने मेंशन किया कि यदि आप सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की बात करें तो बच्चों कम से कम जो डिस्टेंस है वो आपके सामने जो है वो 6 फीट का होना चाहिए। 2 गज की दूरी आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन का और डायलॉग कि बनाए रखें 2 गज की दूरी, बिल्कुल मास्क है जरूरी। प्रेमता यादव, एब्सोल्युटली फंटास्टिक माय डियर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये डायलॉग बड़ा खूबसूरत वायरल हो रहा था और आजकल तो है। आपको खुद को समझना होगा बच्चों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है प्रिवेंशन, है ना, ये आपको अगेन एक जानकारी दूंगा प्रिवेंटिव मेजर ग्रुप में कैसे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। 6 फीट, कभी कभी 6 फीट काउंट नहीं करना आता है, 2 आर्म्स लेंथ फ्रॉम अदर पीपल, मतलब 2 आर्म्स, ये 6 फीट है, ये 6 फीट है बच्चों। देखना आप, 2 आर्म्स, एक हाथ इधर निकाला, एक हाथ इधर निकाला, इधर टच नहीं होना चाहिए, इधर भी टच नहीं होना चाहिए, इधर घूमे फिर भी आपको दोनों तरफ टच नहीं होना चाहिए। दैट इज अ 6 फीट डिस्टेंस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वॉइस गई, अभी सुनाई दे रहा है? आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? आप सुन पा रहे हो मेरे को?
अब ठीक है, इट्स ओके ओके। मेरा कहने का मतलब है दोनों हाथ जब आप फैलाओगे ना, दोनों हाथ फैलाओगे तो 6 फीट का डिस्टेंस होता है। आपको याद है 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब आप परेड किया करते थे, और परेड में जब पीटी किया करते थे, है ना, लाइक 1 2 3 4, याद है? तो ये हाथ साइड में जाता था, ये हाथ साइड में जाता था, तो मतलब ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 6 फीट, इसको हम कह सकते हैं बच्चों, कम से कम जो है 6 फीट का दर्जा दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग 3 फीट। क्वेश्चन 2 बनेंगे, अपना सेंटर ऑफ डिजीज कहता है कि 6 फीट का दूरी होना चाहिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कह रहा है कम से कम 3 फीट की तो दूरी रखना है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एमसीक्यू इसमें 6 फीट आंसर आ सकता है, दूसरा एमसीक्यू उसमें 3 फीट आंसर आ सकता है। तो दोनों पैरामीटर जो है, चौके स्वीटी, दोनों पैरामीटर जो है 6 फीट और 3 फीट आपको याद रखना है। कि आपको पूछे कि सेंटर ऑफ डिजीज कितना फीट का बोले तो 6 फीट का, आपको पूछे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कितना फीट का बोले 3 फीट का। इट्स ओके बेटा, हाथ फोल्ड करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई ट्राई टू, कोशिश होती है कि खोपड़ी में सीधा फिट हो जाए, घर जाके रटना नहीं पड़े आपको। अंजलि गौतम, शुक्रिया अंजलि। Then when the India crosses 100 crore COVID-19 वैक्सीनेशन डोज माइलस्टोन, ये आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज लिए, भारत जो है 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन का माइलस्टोन कब क्रॉस किया? कब क्रॉस किया? When India cross 100 crore COVID-19 vaccination doses milestone, 19 October 2021, 20th October 2021, 21st October 2021 and the 22nd। अब आप मुझे आंसर पुट करें। थैंक यू वर्षा यादव संगीत, कौन सा करेक्ट होगा? कृपा बिल्कुल, नॉर्सेट 2023 में भी आ सकते हैं ना बच्चा। ऑलमोस्ट बच्चे जो है 21 अक्टूबर 2021 लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली फंटास्टिक, एब्सोल्युटली फंटास्टिक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 21 अक्टूबर 2021। तो बच्चों आज का जो सेशन था इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा जल्दी। मेरी कोशिश थी कि कोविड-19 के काफी सारे एमसीक्यू मैं कवर कर पाऊं, और मैंने पूरी कोशिश की, ईमानदारी के साथ कोशिश की मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बेहतरीन कंटेंट देने की। क्लास का रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। व्हाट यू लर्न फ्रॉम टुडे क्लास, क्या सीखा आज की क्लास से। कल फिर मुलाकात करूंगा एक और धमाकेदार सेशन के साथ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मां बाप का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, और हमेशा जिंदगी में खुश रहते हुए आगे बढ़ना बच्चों। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।